हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू दिस वीडियो। एंड ट्रू जी है कि इस स्पेशल वीडियो के अंदर यार अपन देखने वाले हैं यार सी प्लस प्लस के बारे में। एंड कोई बिगिनर है, ठीक है, या फिर जिसको आइडिया नहीं है कि भाई सी प्लस प्लस क्या चीज़ है एंड कैसे क्या चीज़ उसमें होने वाली है, तो हम ये सब चीज़ें देखने वाले हैं। एंड ऊपर से एक आपको शॉर्ट वे में कंप्लीट अच्छे से एक ही सिंगल वीडियो के अंदर सब चीज़ कवर होगा और मैं खुद आपको करा रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे बच्चे जो होंगे जिनको जावा एज अ जावा पढ़ रहे होंगे, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या फिर कुछ बच्चे होंगे जो एज अ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे होंगे। सो सी प्लस प्लस क्या उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो मैं बिल्कुल बोलूँगा यार आपको मल्टी लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए सब चीज़। तो ट्राई करेंगे इस सिंगल वीडियो के अंदर अपन सब चीज़ देखें सी प्लस प्लस के अंदर कि हम सी प्लस प्लस क्यों पढ़ रहे हैं, सी प्लस प्लस से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, जो कि ईजी हो जाए। दूसरी चीज़ प्रोग्रामिंग की क्या क्या, मतलब इसके अंदर क्या किस किस तरीके के कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, सी प्लस प्लस में फंक्शन ओरिएंटेड क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, एंड बाकी सारे जो नॉर्मल जो कॉन्सेप्ट हैं वेरिएबल्स के और बाकी सारे। सो वो सारी इस कंप्लीट वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे ट्रू जे की वीडियो के अंदर। तो वीडियो हो सकती है ना, आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और किसी का प्लेसमेंट वगैरह है या फिर कोई है ना प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को इंटरव्यू के लिए या फिर प्लेसमेंट्स के लिए, सो डेफिनेटली ये वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा उसके लिए हेल्प होने वाली है। एंड कोई बंदा एकदम बिगिनर है, सो ये वीडियो उसके लिए भी है। तो कुल मिला के ये वीडियो आप एज अ स्टूडेंट, अगर आप एज अ CPP सीखना चाहते हो या सी प्लस प्लस सीखना चाहते हो, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं इसके सारे एकदम बेसिक से सब चीज़, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये है कि सी प्लस प्लस क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो इसके बारे में अपने को बेसिक आइडिया होना चाहिए, क्या व्हाट इज सी प्लस प्लस, या फिर सी प्लस प्लस के बारे में ऐसा जानना ज़रूरी क्यों है, ठीक। सो पहले वो देख लेते हैं। तो आप लोग को पता होगा कि यार सी प्लस प्लस एक पावरफुल लैंग्वेज है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है। अब बार बार दो बार मैंने इस वीडियो के अभी तक स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या चीज़ है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कर रहे हैं, ठीक है। अब आपके माइंड में डाउट हो रहा हो कि भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है एंड कैसे करना है, तो टेंशन मतलब वो भी समझेंगे अभी आगे इसी वीडियो के अंदर। तो उसको भी साइड में रखते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट करती है उसका मतलब क्या है, उसको भी साइड में रख के जो मेन बात है वो देखते हैं। सी प्लस प्लस से आप यार बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है, ब्राउज़र्स बना सकते हो, गेम्स बना सकते हो, एंड बहुत सारी चीज़ें यार सी प्लस प्लस की हेल्प से आप कर सकते हो। हालांकि ये थोड़ा सा अब स्टैंडर्ड नहीं रहा है, थोड़ा सा चेंजेस हो गए हैं क्योंकि अब बहुत सारी टेक्नोलॉजी और यूज़ हो चुकी है। बट सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोई बंदा एकदम स्टार्टिंग से बेसिक से सीखना चाहता है और फर्स्ट टाइम कोई पढ़ना चाह रहा है, तो सी प्लस प्लस उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, इसीलिए आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं। देन दूसरी चीज़, इसमें आप दोनों चीज़ें देखने वाले हो, मतलब फंक्शन ओरिएंटेड भी सपोर्ट करती है सी प्लस प्लस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को भी सपोर्ट करती है, ठीक है। सो ये दोनों चीज़ें इसमें हैं, तो सी प्लस प्लस आप कह सकते हो एक फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है, ओके। सो ये रहा कुछ यार बेसिक सी प्लस प्लस से रिलेटेड टर्म जो कि मैंने आपको अभी तक क्लियर कर दिया है। एंड उसके बाद अब जो आपको मेन जो पढ़ना है सी प्लस प्लस के अंदर, जो कि अब मैं आपको बताने वाला हूँ, वो बेसिक से शुरू करेंगे। सो सबसे पहले आता है भाई वेरिएबल्स के बारे में, ठीक है। सो वेरिएबल्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं एक बारी। तो वेरिएबल्स को जानने के लिए यार मैं आप लोगों के लिए ले आ चुका हूँ VS कोड। एंड इस फाइल को अपन पहले करते हैं डिलीट, क्योंकि ये कुछ काम की नहीं है और सी की फाइल है, तो अपन इसको डिलीट करते हैं। एंड ट्रू जी ने एक अपन ने फोल्डर बनाया है, ठीक है, जैसा कि चैनल का नाम है। सो इस फोल्डर के अंदर एक अपन CPP फाइल बनाते हैं जो कि सी प्लस प्लस की फाइल होगी। सो अपन लिख लेते हैं learn.cpp, क्योंकि अपन सीखने आए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब याद रखना है कि डॉट के बाद जो भी लिख रहे हो .cpp लिख रहे हैं, सो ये एक एक्सटेंशन कहलाता है, ठीक है। और सी प्लस प्लस में आप जितनी भी फाइल सेव कर रहे हो तो .cpp आपको लिखना इंपॉर्टेंट है। ये एक्सटेंशन है स्टैंडर्ड, और इसके राइट साइड में देख रहे हो अभी यहाँ पे सी प्लस प्लस लिखा हुआ भी आ रहा है। सो इसका मतलब .cpp लिखूंगा तो सी प्लस प्लस, ऐसी अगर मैं .c लिखूंगा तो यहाँ पे राइट इधर देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में C लिखा आ रहा है, ऐसी .java लिख दूंगा तो यहाँ पे जावा का लोगो बन के आ रहा है। तो ये VS कोड के एक्सटेंशन से आप खुद से कर सकते हो डाउनलोड वगैरह एक्सटेंशन में जाके। एंड सेम अगर आप पाइथन लिखने वाले हो या py लिखते हो तो यहाँ पे क्या आ रहा है, पाइथन का लोगो आ रहा है। तो अपने को क्या पढ़ना है भाई, CPP या C प्लस प्लस, तो अपन इसको .cpp कर लेते हैं। एंड ये आपकी अपनी खाली एक क्या बन गई, एक खाली भाई नॉर्मल सी फाइल बन गई, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम कर दें, आप लोगों के लिए हेल्प होगी, अच्छे से दिखेगा। सो अब अपन पढ़ने क्या वाले हैं, वेरिएबल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो सी प्लस प्लस के अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, ठीक। सो अपन क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, वेरिएबल्स के बारे में, ठीक है। मैंने बता दिया सी प्लस प्लस क्या चीज़ है, सी प्लस प्लस को बेसिक समझा दिया गया है। अब यहाँ पे अपन
इनके बारे में देख लेते हैं एक एक करके कि वेरिएबल्स क्या होते हैं एंड क्या क्या चीज़ें हैं। तो फिलहाल ये कमेंट होता है। अभी कमेंट किसी को नहीं पता हो, टेंशन मतलब सिर्फ कमेंट क्या है, ठीक है। कमेंट अभी समझेंगे। तो वेरिएबल्स क्या है भाई? तो वेरिएबल्स एक तरीके का, वेरिएबल नाम से समझ में आ रहा है कि वैल्यू को स्टोर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो वेरिएबल की अगर कोई डेफिनेशन पूछे, सो डेफिनेशन है अ वेरिएबल इज़ अ कंटेनर, ठीक है। क्या बोलोगे? वेरिएबल एक तरीके का कंटेनर है जो कि होल्ड करता है वैल्यूज़ को या फिर डेटा को, ठीक है। ओके, तो फॉर एग्जांपल अभी वेरिएबल्स नहीं पता, सो अभी सिंटेक्स की तरफ मत जाओ। अभी सिर्फ आप ये समझो कि x एक तरीके का वेरिएबल है जो स्टोर कर रहा है वैल्यू 5 को, ठीक है। सो अपन ने वेरिएबल्स की डेफिनेशन क्या देखी कि वेरिएबल्स क्या है, जो कि वेरिएबल इज़ अ कंटेनर, वेरिएबल इज़ अ कंटेनर टू स्टोर और होल्ड द डेटा, ठीक है, टू स्टोर और होल्ड डेटा। सो अपन ने ये समझ लिया, ठीक है, डेटा भी कह लो या फिर वैल्यूज़ कह लो, ठीक। तो ये अपन ने समझ लिया कि वेरिएबल की ये डेफिनेशन होती है भाई। ओके, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या हुआ? x एक वेरिएबल हुआ, ठीक है। सो अगर बात करी जाए वेरिएबल की, एकदम बेसिक समझेंगे तो x इज़ अ वेरिएबल एंड x क्या स्टोर कर रहा है? एंड इट स्टोर द डेटा 5, ठीक है, एंड स्टोर्स डेटा 5। तो x क्या स्टोर कर रहा है? 5 को स्टोर कर रहा है। अब मैं इसकी नेक्स्ट लाइन में क्या लिख सकता हूँ? अब मेरा मन हुआ कि x को मैं 10 कर दूँ, तो क्या मैं कर सकता हूँ, है ना। तो ये भी अपने को देखना है कि x पहले जो 5 था, क्या वो x 10 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आप वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज कर सकते हो। अभी भैया यहाँ पर रेड रेड कलर का क्यों लिखा रहा है? क्योंकि अपन ने यहाँ पे जो स्टैंडर्ड तरीका होता है C++ लिखने का, वो नहीं लिखा है। स्टैंडर्ड तरीका क्या है? अगर आप कुछ भी लिखते हो C++ के अंदर, सो आपको सबसे पहले कुछ हेडर फाइल्स, है ना, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ये भी टेंशन मतलब ये भी समझाई जाएंगी, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, ये लिखना पड़ता है। एंड इसके अंदर आपको एक मेन फंक्शन बनाना पड़ता है जो कि C++ का स्टैंडर्ड है। एंड इस मेन की बॉडी से ही आप क्या करते हो, इस तरीके से लिख लेते हो। अब आपके पास एक ऑप्शन है कि आप तो रिटर्न कर दो 0 को, अदरवाइज नहीं भी करोगे तो भी ये फंक्शन चलेगा, ठीक है। तो अपन ने क्या जाना भाई? अपन ने जाना वेरिएबल का फंडा। अब यहाँ पे ध्यान दो, जब मैंने इंटीजर एक x वेरिएबल बनाया था, ठीक है, तो यहाँ पे अपन वैल्यू चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, क्योंकि यहाँ पे कोई रेड लाइन नहीं दिखाई। ओके, तो ये रही भाई डेफिनेशन वेरिएबल की। एंड वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं, कुछ इस तरीके से समझा अपन ने। अब ये इंट क्या भला है, वो समझेंगे अभी थोड़ी देर से। मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा वेरिएबल्स क्या है, ठीक है। वेरिएबल एक तरीके का कंटेनर है जो स्टोर या होल्ड करता है डेटा को या वैल्यू को। यहाँ पे डेटा एज अ 5 जा रहा है और उसको स्टोर कौन कर रहा है? x कर रहा है। अब मेरा मूड हुआ कि यार नई x में 10 जाना चाहिए, तो अब जो नया डेटा है वो 10 चले गया और वो स्टोर कौन कर रहा है? x। तो अब मैं अगर x को मान लो मेरे को प्रिंट कराना है, ठीक है, सो अब जो नया डेटा है वो x के पास क्या पड़ा है? 5 ना पढ़ के 10 पड़ा हुआ है। सो अगर मैं इन केस प्रिंट कराना चाहूँ x को, तो मेरे पास क्या वैल्यू आनी चाहिए? 10 आनी चाहिए। ये अपन ने अभी देखा, क्योंकि पहले 5 पड़ा हुआ था। अब मैं क्या चाह रहा हूँ? 10 चेंज हो जाए x, और वो चेंज हो गया, तो अब x की वैल्यू 10 आनी चाहिए। सी आउट का मतलब है कि मेरे को आउटपुट चाहिए, ठीक है। ये सिंटेक्स है C++ का। अभी ज़्यादा टेंशन ना लेके मैं फाइल को सेव करता हूँ, तो एक स्टैंडर्ड प्रिटियर फॉर्मेट मैंने डाउनलोड कर रखा है। एंड मैं यहाँ पे जाके रन कोड करता हूँ, ठीक है। कोड यहाँ पे नीचे रन होगा एज अ टर्मिनल के अंदर। जैसे ही मैं लिखा मैंने सी आउट एक्स का मतलब है कि मेरे को प्रिंट करके दे दो x की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या प्रिंट होकर आ रही है? मेरे पास 10 आ रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे चेंज करी हुई है x की वैल्यू। अगर मैं इस लाइन को हटा दूँ या फिर इस लाइन को कमेंट कर दूँ, कमेंट का मतलब है कि ये जितनी भी ये जो चीज़ है फॉरवर्ड स्लैश के साथ, वो लाइन नहीं चलेंगी। तो ये कमेंट हो गया, ये कमेंट हो गया, ये सब जो लिखा हुआ है ये कमेंट है, ये भी कमेंट है, ये भी कमेंट है, तो ये सब कमेंट है। कमेंट का मतलब है कि कमेंट की हेल्प से आप क्या बता सकते हो कि आपने क्या सीखा। तो कमेंट की हेल्प से मैं ये बता रहा हूँ कि यार मैंने नीचे वेरिएबल डिक्लेयर किया जो कि ये रहा, है ना। तो कमेंट की हेल्प से अपन ये कर सकते हैं। चाहे आप कमेंट को रिमूव कर दो तब भी वो ऐसे ही चलेगा। सो अब क्या किया अपन ने, x में जो 10 वैल्यू थी उसको हटा दी गई। अब सिर्फ क्या रखी है? x में 5 रखी है।
तो अब मैं चाह रहा हूँ कि प्रिंट हो जाए एक्स की वैल्यू। तो एक्स की जो नई वैल्यू होगी वो क्या प्रिंट होगी, इस बार रन करते हैं। अब जो एक्स की नई वैल्यू है वो क्या आ रही है भाई, 5 आ रही है। ठीक है, क्या आ रही है, 5 आ रही है। सो इसका मतलब है कि यार एक्स में जो ये वैल्यू पड़ी है वही डिट्टो कॉपी होके प्रिंट हो गई। ठीक है ना। ऐसे ही आप चाहो कि एक्स में अब 5 की जगह क्या हो जाए यार, 100 हो जाए। सो 100 हो सकता है, बिल्कुल भाई, रन कर दें, अब सीधा 100 अपने को आउटपुट मिल जाएगा। सो इतना बेसिक फंडा आपको समझ में आ गया कि वेरिएबल्स क्या चीज़ है। ठीक है, सो आप लोग डेफिनेशन देखना चाहो तो यार बिल्कुल डेफिनेशन देख सकते हो। ओके, तो ये डेफिनेशन लिखी हुई है, अपन ने यहाँ पे एक्स को चेंज किया एंड देन एक्स को प्रिंट किया। ओके, इतना काम अपन ने देख लिया एक वेरिएबल के अंदर। अब वेरिएबल्स आपको समझ में आ गया क्या होते हैं। वेरिएबल्स के कुछ एक और चीज़ है, जब अपन वेरिएबल्स को लिखते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल लिखने के कुछ रूल्स हैं कि कभी भी वेरिएबल जब बना रहे हो, है ना, अ वेरिएबल नेम कैन ओनली हैव अल्फ़ाबेट, नंबर्स एंड अंडरस्कोर। सो वेरिएबल का जब भी नाम है या तो वो अल्फ़ाबेट हो या नंबर हो या अंडरस्कोर हो। ठीक है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे इसके रूल हैं। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलूँगा, अगर कोई बंदा बिगनर है, वैसे तो मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों को आइडिया होगा कि वेरिएबल्स के रूल्स क्या हैं। अगर कोई बंदा बिगनर है जो फर्स्ट टाइम C++ पढ़ रहा है, वो भी डायरेक्ट इसी वीडियो से, ड्रोन जे की इसी वीडियो से पढ़ रहा है, सो मैं यही कहूँगा कि रूल्स को आप गूगल में लिखना। ठीक है, गूगल करो, तभी कुछ ना कुछ सीखोगे, अपने एंड से भी समझोगे। सो एक बार गूगल करना रूल्स, आपको सारे वेरिएबल्स के रूल्स पता हो जाएंगे। ठीक है, सो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो अपन ने क्या देख लिया भाई, वेरिएबल्स। अब आपको वेरिएबल्स के यहाँ पे लिख भी देते हैं, वेरिएबल्स के जो रूल हैं वो आपको गूगल करने हैं। ठीक है, अब अपन ने ये देखा कि ये जो वैल्यू है या फिर जो डेटा है वो किस तरीके का है, एक नंबर तरीके का है। ये भी क्या, एक नंबर है। ठीक है, तो अगर मैं चाहूँ, मैंने पहले क्या किया, एक नंबर डिक्लेयर किया, है ना, एक नंबर 5 लिखा, और मैं क्या चाह रहा हूँ कि 5 में एज अ वैल्यू चली जाए एक्स की जो वैल्यू अब 5 हो जाए। और मैं अगली बार क्या चाह रहा हूँ, अब ये 100 है वो एक्स में चले जाए, इसकी जगह 100 की जगह मैं चाह रहा हूँ कि यार ए चले जाए। तो ए ऐसा कुछ होगा क्या, तो मैं बता दूं, ए एज अ कैरेक्टर है या फिर एक अल्फ़ाबेट है, और अपन ने यहाँ पे क्या डिक्लेयर किया, एक नंबर। तो वेरिएबल्स में कभी भी अपन C++ की बात करी जाए तो C++ इसीलिए स्टैटिक टाइप लैंग्वेज है, टोटली डायनेमिक टाइप लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि अपन यहाँ पे इसको डिक्लेयर कर चुके हैं इंटीजर। तो इसका मतलब ये है, ये जो नंबर होने वाला है वो एक इंटीजर नंबर होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक अल्फ़ाबेट कैसे स्टोर कर दिया, वैसे देखा जाए कैरेक्टर को एज अ इस तरीके से लिखना चाहिए, अंडरस्कोर मतलब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। सो ये चीज़ गलत होगी। ठीक है, अगर मैं ये चीज़ कर देता हूँ तो अब अगर आप आउटपुट प्रिंट करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्स में ए प्रिंट नहीं होगा, उसकी जगह पे क्या प्रिंट होगा, उसकी जगह पे प्रिंट होगा इसकी जो आस्काई वैल्यू है वो, है ना। आस्काई वैल्यू क्यों प्रिंट होती है, पहले अपन प्रिंट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो 97 क्या है इसकी आस्काई वैल्यू, किसकी, ए की। ऐसा क्यों हुआ भैया, ए क्यों नहीं प्रिंट हुआ, मैं तो चाह रहा था कि ए प्रिंट हो जाए, ए प्रिंट नहीं हुआ, आस्काई वैल्यू प्रिंट हुई। सो ये ऐसे कैसे हो गया, वो भी तो जानना जरूरी है। तो यहाँ पे अपन ने क्या लिखा है, इंटीजर टाइप का वैल्यू स्टोर करेगा एक्स का एक वेरिएबल है, तो अपन ने अभी वेरिएबल देख लिया, और यहाँ पे इंटीजर टाइप की वैल्यू या नंबर टाइप की वैल्यू सेव हो रखी है। अभी इंटीजर और नंबर में भी डिफरेंस देखेंगे, टेंशन मत लो, ये आप सभी को पता है, 1 2 3 4 क्या है, सब नंबर्स हैं। तो 1 से लेके सारे नंबर जो काउंटेबल होते हैं वो सब नंबर्स हैं। अब नंबर और इंटीजर में क्या अंतर है, देखो अगर मैं बात करूं इंटीजर क्या होता है, तो भाई इंटीजर क्या होता है, इंटीजर होता है जिसमें जो इंटीजर वैल्यू स्टोर करे, मतलब 1 2 3 4 5 स्टोर करे ऐसे करके। ठीक है, और एक और चीज़ होती है जो होती है फ्लोट क्या होती है, जो डेसिमल को स्टोर करे। ठीक है, एक और चीज़ होती है डबल, जो कि उसकी रेंज बढ़ जाती है। ठीक है, अब रेंज का फंडा क्या है वो अपन देखेंगे। सो फ्लोट जैसा ही होता है, प्लस उसमें रेंज एक्स्ट्रा हो जाती है, फ्लोट जैसा ही होता है प्लस रेंज हो जाती है एक्स्ट्रा। ठीक है, तो वो सब अपन देखने वाले हैं। तो ये सब क्या है, ये सब नंबर्स के ही टाइप हैं। ठीक है, ओके, तो ये आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अपन ने क्या देखा, यहाँ पे नंबर स्टोर हो रहा है और नंबर का टाइप है इंटीजर। तो यहाँ पे कैरेक्टर स्टोर करना है मेरे को, तो वो मैं कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल कर सकता हूँ, बट वो एक्स में स्टोर नहीं हो सकता। सो इसीलिए एक्स में क्या स्टोर होना चाहिए, इंटीजर टाइप का ही नंबर होना चाहिए। सो C++ के अंदर आपको आस्काई टेबल मिलने वाली है, तो आपका एक और काम है गूगल करने का कि आप गूगल में लिखें आस्काई वैल्यूज़।
ऑफ अल्फ़ाबेट, ठीक है, अल्फ़ाबेट, ठीक है, अल्फ़ा लिख दिया शॉर्ट में। तो ये भी आपको क्या करना है, गूगल करना है। क्यों करना है गूगल, जब भी तो आपको समझ में आएगा कि किसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। तो ये तो रहा स्मॉल ए की वैल्यू, अब मैं चाह रहा हूँ स्मॉल बी की वैल्यू क्या हो। सो जस्ट इसमें 1+1 कर दोगे, 98 इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। रन करके देख लेते हैं। तो ये स्मॉल बी की वैल्यू है, आस्क का ही वैल्यू है। अब मैं चाह रहा हूँ कैपिटल में लेना, लेट सपोज मैंने ले लिया कैपिटल ए, तो मैं जैसे इसको प्रिंट कर दूंगा तो यहाँ पे कैपिटल ए की वैल्यू 65 आती है, जो कि आस्क का टेबल के अंदर है। सो आपका काम है कि आप गूगल में आस्क का वैल्यू देखें, एक तो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स की एंड दूसरी कैपिटल अल्फ़ाबेट्स की, ठीक है। तो एक तो हो गया स्मॉल, दूसरा हो गया कैपिटल, कैपिटल को कैपिटल में लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आपको गूगल करना है, ओके। तो ये आपका लिख देते हैं यहाँ पे होमवर्क एज अ गूगल, ओके। तो ये आप लोग समझ गए मेरी बात कि यहाँ पे ये ऐसा क्यों हुआ। बट अब अपना फंडा क्या है, अपन ये तो समझ में आ गया कि ए प्रिंट नहीं होगा या फिर बी प्रिंट नहीं होगा, उसकी आस्क की वैल्यू प्रिंट होगी। बट इन केस अपने को ए प्रिंट करना है, इन केस अपने को बी प्रिंट करना है, तो अपन कैसे करेंगे। तो अपन इस फंडे से नहीं करेंगे, तो इसको करते हैं फिलहाल के लिए कमेंट। अपन इस फंडे से नहीं करेंगे। अब ध्यान देना, इस फंडे में और नीचे वाले जो फंडा अभी मैं लिख रहा हूँ उसमें क्या अंतर है, ठीक है। कैरेक्टर एक्स इज इक्वल ए। अब मैं सी आउट करा रहा हूँ एक्स को, जिसको पता नहीं सी आउट का मतलब क्या होता है, अभी सीखेंगे सब चीज़। वैसे प्रिंट होता है सी आउट का मतलब मैं एक्स की जो वैल्यू है एक्स में उसको प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। अब आप लोग देखोगे यहाँ पे कोई आस्क की वैल्यू प्रिंट नहीं हुई, यहाँ पे ए प्रिंट हो गया। ऐसा क्यों हुआ। अगर आप इस फंडे को देखो और इस फंडे को देखो तो इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है। सो जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा होगा उसको शायद वो डिफरेंस क्लियर ना हो, बट जैसे ही मैं बता दूंगा तब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो जिनको पहले से पता है बढ़िया ही है, नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे इंटीजर एक्स बनाया था मैंने, उसकी जगह यहाँ पे कैरेक्टर एक्स बना दिया है, ठीक है। अब इनमें अंतर क्या है, इनमें अंतर ये है, कैरेक्टर क्या करता है, कैरेक्टर जो है, कैरेक्टर स्टोर्स डेटा, बट किस तरीके का डेटा, ओनली अल्फ़ाबेट, ठीक है। और वो भी सिंगल अल्फ़ाबेट, ठीक है, सिंगल अल्फ़ाबेट। ऐसा नहीं कर सकता कैरेक्टर, कैसा बताता हूँ। जैसे एक्स है कैरेक्टर, कैरेक्टर ऐसा नहीं कर सकता कि ए बी सी डी ई एफ मल्टीपल डेटा को स्टोर नहीं कर सकता, वो एक स्ट्रिंग हो जाएगी, ठीक है। सो ये एक स्ट्रिंग हो जाएगी, जैसे ये सब हो गया, ओके। रैंडम वैल्यू है तो ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे अगर मैंने इसको चला लिया तो ये मेरे को क्या दे रहा है भैया, ये मेरे को एक एरर दे रहा है। और यहाँ पे एक वार्निंग भी आ रही है, वार्निंग कैरेक्टर कांस्टेंट टू लॉन्ग फॉर इट्स टाइप। सो इस केस की जगह पे अपन यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। तो वो सब क्या है भैया, वो अपन अभी देखने वाले हैं, डेटा टाइप्स हैं, ठीक है। सो कैरेक्टर क्या करता है, रीड करता है, इसको डिलीट करता है, ओनली अल्फ़ाबेट्स रीड करता है या फिर स्टोर करता है, और सिर्फ एक वैल्यू को, ठीक है। सो बात क्लियर है, समझ में आ रही बात। तो ये सब है। अब एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आता है, जो बंदा नया होगा तो उसको आइडिया नहीं रहता है, तो वो अब आपको समझाना है, ठीक है। एरर पकड़नी है, एरर, ठीक। सो मैंने एक इंटीजर एक्स बना लिया, एक्स के अंदर मैंने 2 स्टोर कर दिया। मैंने क्या करा, एक कैरेक्टर बना लिया, कैरेक्टर में वाई रख दिया, वाई के अंदर 2 प्रिंट कर दिया, है ना। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे को एक्स प्लस वाई मिल जाए। सबसे पहली बात क्या है मैं कर सकता हूँ, पहले आपको सोचना है। तो ये एक इंटीजर वैल्यू है, तो इंटीजर को ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल। एक है कैरेक्टर वैल्यू, कैरेक्टर को ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। बट जैसे ही आपको मैंने क्या किया, एक होमवर्क दिया था कि आपको आस्क की वैल्यू को गूगल करना है, ठीक है। सो ये कैरेक्टर वैल्यू है, बिल्कुल समझ में आ रहा है, क्योंकि अपन ने इसको किसके अंदर लिखा है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा है, ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। सो इसका मतलब ये कैरेक्टर है, तो बिल्कुल कोई एरर नहीं मिलेगी। और जो भी इसकी आस्क की वैल्यू होगी उसमें +2 हो जाएगा, जो कि एक्स की वैल्यू है, और अपने को आंसर प्रिंट हो जाएगा। तो एक बार करके देख लेते हैं भाई। तो इससे ये समझ में आया कि इसकी जो आस्क की वैल्यू है ना, वो क्या है, 50 है। इसकी जो आस्क की वैल्यू है वो क्या है, 50 है। कैसे समझ में आया, क्योंकि ये है कैरेक्टर, कैरेक्टर को एज अ 2 ट्रीट मत करना, समझ में ही बात, एज अ नंबर ट्रीट बिल्कुल मत करना। तो कैरेक्टर है नॉट अ नंबर, नंबर नहीं है, समझ में आ रही बात। तो यहाँ से अपन ने क्या सीखा, 2 + 2 4 नहीं होता है, इस केस में 4 नहीं होगा, ठीक है।
कैसे नहीं होगा? क्योंकि ये कैरेक्टर है, कैरेक्टर का क्या है, आस्क का ही वैल्यू है। सो इसकी कुछ ना कुछ आस्क की वैल्यू होगी, तो यही आस्क की वैल्यू आपको गूगल में देखनी है और हमेशा ध्यान रखना, रटना नहीं है। अब भैया अपने को कैसे पता कि ये 50 ही होगा हर बारी? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 ऐसे बहुत सारे आस्क के नंबर हो सकते हैं, ABCDEF, कैपिटल A कैपिटल B और स्पेशल कैरेक्टर सब चीज़ हो सकती है, तो उनका सबका आस्क का टेबल होता है, उन सभी में आस्क की वैल्यूज स्टोर रखी है ना। अपने को कैसे पता चलेगा भैया? रटना तो पड़ेगा, आपने बता दिया, नहीं तो हर बार तो आंसर गलत आएगा। कंपाइलर हमेशा आंसर आउटपुट अलग ही देता है जब आप कैरेक्टर को एज अ, है ना, इंटीजर के साथ ऐड करते हो, क्योंकि वो आस्क टेबल से वैल्यू रीड करता है। सो इंटरव्यू के अंदर या फिर आप ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन देते हो, उसमें इस तरीके के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं। और एक ऑप्शन रहेगा 2+2, जब आपने यहाँ पे लिखा है 2+2 x+y गया, तो एक ऑप्शन होगा 4, दूसरा होगा एरर, तीसरा होगा जो एक करेक्ट वैल्यू होगी 52, चौथा होगा नॉन ऑफ देम। तो आपको क्या मार्क करना है? देखो 4 नहीं करना, बिल्कुल मूर्खता नहीं करनी, ठीक है। और मैंने बता दिया दोनों कैरेक्टर एक इंटीजर ऐड करोगे तो कभी एरर नहीं आएगी, ठीक है। ये एरर ये वाली ऊपर स्ट्रिंग वाली एरर थी, ठीक है, कैरेक्टर वाली नहीं थी। सो उसको पहले अच्छे से क्लियर कर देते हैं। मैं आई थिंक सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। देखो कोई एरर आई क्या? नहीं आई, है ना। तो एरर वाला ऑप्शन क्लियर हो गया, 4 वाला ऑप्शन हो नहीं सकता। बच क्या रहा है? 52 बच रहा है, मतलब इसका आस्क की वैल्यू 50 हो गई और इसमें 2 ऐड कर दी। बात समझ में आ रही है? सो ये अपन ने देख लिया। अभी जो बचे हुए डेटा टाइप्स हैं कैरेक्टर के अलावा, इंटीजर, फ्लोट, डबल, बूलियन, बहुत सारे, तो वो अपन आगे करके एक एक करके देखने वाले हैं। सो अभी तक आपको ये मेरे ख्याल से पता चल गया होगा कि वेरिएबल्स क्या है, देन वेरिएबल्स के बाद डेटा टाइप्स क्या है। तो डेटा टाइप्स समझ में आया? डेटा टाइप्स का कहने का मतलब ये है कि यार ये जो स्टोर कर रहा है ये हो गया वेरिएबल। अभी जो लिखा है इसको समझाते हैं। सबसे पहले है डेटा टाइप जो कि इंटीजर है, देन है वेरिएबल जो कि एक्स है, ठीक है, ऊपर वाले की बात कर रहे हैं अपन, इस वाले की, ठीक है। तो ये वेरिएबल है जो कि स्टोर कर रहा है डेटा। तो कभी भी आप लिख रहे हो तो तीनों का मिक्स करके लिखना पड़ता है आपको। तो सबसे पहले जो इंटीजर है वो क्या है? एक इंटीजर डेटा टाइप है। एक्स क्या है? एक्स एक वेरिएबल है। 2 क्या है? 2 डेटा है। समझ में आ रही बात? सो अपन ने 2 चीज़ें इकट्ठी समझ ली, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं। अब मैंने बताया कि बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं, अब वो कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। सो ये इन सबको मैं इरेज करता हूँ, उसी के बाद ही आपको सब चीज़ क्लियर होगी अच्छे से। ज़्यादा हो गया ये, ठीक है, इसको यहाँ पे कट करते हैं। तो अपन ने वेरिएबल देख लिया, डेटा टाइप समझ लिया। अब डेटा टाइप्स मैंने बताया बहुत तरीके के हैं, तो कौन कौन से तरीके हैं भैया? एक है भैया इंटीजर डेटा टाइप, दूसरा है फ्लोट डेटा टाइप, तीसरा है डबल, चौथा है भैया कैरेक्टर जो अभी अपन ने देखा, पांचवा है भैया बूलियन जो कि ज़्यादातर यही यूज़ होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, वॉइड एज अ डेटा टाइप होता है, ठीक है। सो ये सब चीज़ें हो सकती हैं, तो वॉइड भी लिख लेते हैं, वॉइड भी एक डेटा टाइप है, ओके। कुछ बाकी यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप भी होते हैं, जैसे क्लास एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। जिसको नहीं पता भैया कोई दिक्कत नहीं है, भाई अपन जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ेंगे तब समझेंगे। सो ये है कोई कुछ डेटा टाइप जो कि ज़्यादातर यूज़ होते हैं, तो इनके एक एक बार रेंज देख लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब इंटीजर का मतलब है कि इसमें सिर्फ स्टोर होगी इंटीजर वैल्यूज़, है ना, इंटीजर्स वैल्यूज़ स्टोर करेगा, ठीक है। तो ये इंटीजर का मतलब हुआ। देन इसकी जो रेंज होगी, इसका जो साइज़ होगा वो लगभग कंपाइलर टू कंपाइलर डिपेंड करता है, ठीक है। वैसे जनरली बात करें तो 4 बाइट्स का होता है, ठीक है। आजकल के स्टैंडर्ड जो कंपाइलर हो गए उनमें 4 बाइट्स का होता है। फ्लोट की बात करें तो भैया इसमें डेसिमल वैल्यूज़ स्टोर होंगी, प्लस 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 इंटीजर वैल्यू भी स्टोर होंगी, ठीक है। सो फ्लोट में क्या होगा, जैसे कि मान लो एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे मैंने एक वैल्यू स्टोर करनी है 13, तो मैं स्टोर कर लूँगा इंटीजर के अंदर, बट मैं चाह रहा 13.4 स्टोर करना, तो तब मैं केस करूँगा किसका यूज़ करूँगा? फ्लोट का, क्योंकि वो इंटीजर भी है 13 प्लस डेसिमल वैल्यू भी है, तो दोनों को मेरे को ऐड करना है, तो मैं फ्लोट का यूज़ करूँगा। उस केस में जो फ्लोट का साइज़ होता है ना, फ्लोट का साइज़ हमेशा फिक्स रहता है जो कि 4 बाइट का है ना। साइज़ की बात करें तो 4 बाइट्स, क्लियर है। तो ये साइज़ इसको यहाँ से हटाते हैं। तो आई थिंक जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरा पॉइंट्स जो है सभी को क्लियर है, ठीक है। अब डबल का क्या काम है भाई? डबल का मतलब है कि डबल फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक है। सो इसके अंदर आपको साइज़ एक एक्स्ट्रा पार्ट मिलेगा डबल के अंदर, काम लगभग वही है,
काम लगभग फ्लोट और डबल का एक जैसा ही है ना। दोनों क्या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मतलब डेसिमल और इंटीजर दोनों को स्टोर करते हैं, काम लगभग सेम ही रहेगा जो कि फ्लोट का है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ काम लगभग सेम ही है, बट जो साइज़ है इसका वो यार 4 बाइट से चेंज हो जाता है 8 बाइट तक। मतलब कि यार डेसिमल वैल्यू आप इसमें ज़्यादातर स्टोर कर सकते हो, ज़्यादा, ठीक है। मान लो रेंज बहुत ज़्यादा है, सो उस केस में आप भाई डबल का यूज़ कर सकते हो रादर देन यूजिंग फ्लोट। देन बात करते हैं कैरेक्टर की। तो कैरेक्टर में स्टोर हो सकता है सिंगल कैरेक्टर, जो कि मैंने बताया ABCDEFG या 1 2 3 4 एज अ कैरेक्टर। सो इसकी जो स्पेस जाती है वो लगभग 1 बाइट की जाती है ना, 1 ओके। देन बात करते हैं बूलियन की। तो बूलियन में भाई या तो ट्रू वैल्यू स्टोर होगी या तो फॉल्स। तो एज अ बूलियन वैल्यू स्टोर होती है, या तो वो ट्रू होती है या तो फॉल्स होती है। एंड अगर इसकी बात करी जाए, ठीक है, कितना ये बाइट लेती है, कितनी स्पेस लेती है, कितना साइज़ लेती है, सो लगभग इसका जो साइज़ होता है वो भी क्या रहता है, 1 बाइट का ही रहता है, ठीक है। 1 बाइट लिखना चाहिए, बाइट्स नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। तो वॉइड का मतलब है कि खाली या फिर एम्प्टी। तो वॉइड मतलब एम्प्टी, ठीक है। जिसको नहीं पता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। एक वॉइड पॉइंटर भी होता है, जिसको कॉन्सेप्ट पॉइंटर का पता नहीं है या पता है तो बढ़िया ही है। तो वो इंटरव्यू में पूछा जाता है वॉइड पॉइंटर का मतलब क्या है ना। ये भी आपको गूगल करना है। अगर आप लोग अभी से देखना चाहते हो उसका आंसर, तो वीडियो यहीं पे पॉज करके एक बार देख लेना वॉइड पॉइंटर। अदरवाइज मैं कवर करने का फुल ऑन ट्राई करूँगा इसी वीडियो के अंदर। सो ये जो साइज़ लेता है वो लेता है 0 बाइट की, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे सब देख लिया, डेटा टाइप की साइज़, वेरिएबल समझ लिया। सो अपना जो मेजर फर्स्ट वाला जो पार्ट है डेटा स्टोर करने का, वो कवर हो गया है। सो अब बात जो करते हैं वो यार अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बात करते हैं। तो जो अपना नेक्स्ट सेगमेंट है या नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना, वो है भाई इनपुट और आउटपुट, ठीक है। तो शॉर्ट में लिख लेता हूँ इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। तो मेरे को जो लेना है या वैल्यूज़ जो लेनी है, और जो वैल्यूज़ मेरे को आउटपुट करनी है, मतलब प्रिंट करनी है या एज आउटपुट ट्रीट करना है। सो उस केस में मैं क्या करूँगा, अगर मेरे को वैल्यू एज अ इनपुट लेनी है तो मैं यूज़ करूँगा सीइन का, ठीक है। और एज अ वैल्यू मेरे को अगर आउटपुट देना है तो मैं यूज़ करूँगा सी आउट का, ठीक है। अभी समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, पर टाइम दो, सब चीज़ समझ में आ जाएगी जब अपन इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्पेस को हटा देते हैं कि जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि भाई इनपुट का मतलब है भाई कि यहाँ पे सीन का यूज़ हो रहा है, एंड आउटपुट का मतलब है कि यहाँ पे सी आउट का यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको समझ में चाहिए। अब जैसे अपन ने एक वेरिएबल बनाया था या फिर एक डेटा टाइप की हेल्प से पूरी लाइन लिखी थी, जैसे इंटीजर एक x है एंड x में स्टोर कर रखा अपन ने 5, ठीक है। ये तो रहा स्टैंडर्ड कि x में आपने 5 स्टोर करके रखा है एंड आपको प्रिंट करना है। तो मैंने अभी जस्ट आपको पहले बताया था कि बस x में जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूँ तो रन करने के बाद मेरे को क्या मिलेगा कि 5 वैल्यू मेरी प्रिंट हो गई। बिल्कुल सही है बात, बट मैं चाह रहा हूँ सी इन की हेल्प से करूँ। तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू डायरेक्ट दूंगा नहीं, उसकी जगह पे क्या करूँगा, मैं वैल्यू खुद से दूंगा। तो मैं देना चाह रहा हूँ खुद से। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस लाइन पे हो रही है भैया इनपुट अपन देंगे, ठीक है। इनपुट कौन देगा, अपन लोग देंगे। और यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका आउटपुट या फिर प्रिंट हो रहा है, ठीक है। आउटपुट नहीं कह सकते, जो अपन ने वैल्यू दी वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। सो पहले सबसे पहले इंटीजर x है ना डिक्लेयर हुआ, देन उसके बाद क्या हुआ, x एज अ यूज़र इनपुट देगा, उसके बाद सी आउट हो जाएगा जो भी x में वैल्यू है, ठीक है। सेव करते हैं एंड देन रन करते हैं। तो यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, कंपाइलर वेट कर रहा है, खाली छोड़ा है मतलब वेट कर रहा है। जैसे ही मैं x की वैल्यू दूंगा वो प्रिंट करके दे देगा। लेट सपोज मैंने वैल्यू दी 100, ठीक है। तो 100 यहाँ पे लिखते हुए बन रहा है क्योंकि यहाँ पे अपन ने लिखा है सीन। जैसे ही मैं एंटर हिट करूँगा तो यहाँ पे 100 प्रिंट हो गया, है ना। अब बहुत सारा लाइन ऑफ कोड है, मान लो 1000 लाइन ऑफ कोड है, आपको पता नहीं कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे अपने को इनपुट देना है, कहाँ पे नहीं देना है, क्योंकि रन टाइम एरर भी कई बार आ जाता है। तो वो सब बाद में डिस्कस करेंगे कौन कौन से एरर है। तो उसको पहचानने के लिए अपने को कुछ एक लाइन लिखनी पड़ेगी कि यहाँ पे आप वैल्यू डालो। तो एंटर करो, एंटर द वैल्यू ऑफ x। आपको यहाँ पे पहले ही बताना पड़ेगा कि यार आपको एंटर द वैल्यू ऑफ x, आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पे x की वैल्यू एंटर करो भाई, ठीक है। एंड लाइन का मतलब है, इस जो वर्ड लिखा है एंड लाइन का मतलब है कि जो मेरा कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन पे चले जाएगा। फिर क्या होगा, ये सीन करेगा, सीन मतलब अपन को इनपुट देना है, एंड सी आउट करेगा मतलब अपन जो अपन ने वैल्यू दी है वो प्रिंट हो जाए। जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ एंड मैं रन करता हूँ, अब अपने
अपने पास एक पहले सबसे पहले एक कमांड आई है ना, जो प्रिंट हुआ, ये लाइन प्रिंट हुई, ठीक है। देन उसके बाद क्या हुआ, लाइन का एंड हो गया। एंड लाइन का मतलब हुआ कि लाइन एंड हो गई, तो मतलब अब जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन में आ गया। अब मैं जैसी वैल्यू दूंगा 500, तो नेक्स्ट लाइन में इनपुट हुआ सी इन की हेल्प से, और जैसी मैं यहाँ पे एंटर हिट करूँगा तो 500 मुझे यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब इसी का केस अपन विदाउट एंड लाइन देखते हैं, सॉरी, है ना। अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, विदाउट एंड लाइन कर रहे हैं, ठीक। अब सेव करते हैं भाई, फिर रन करते हैं। रन करने से पहले यहाँ पे आप ध्यान से देखो, जैसे मैंने रन किया तो यहाँ पे लाइन, यहाँ से क्या हुआ था, इस लाइन पे आ गया था अपन 500 यहाँ पे, बट अब अपने पास अपन नीचे नहीं आए, अपने को 500 यहाँ यहीं पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो एंड लाइन का मतलब समझ में आ गया कि अपने को लास्ट में एंड लाइन का यूज़ क्या करना है एंड कैसे होना है, ठीक है। सो अगर अपन विदाउट एंड लाइन करते हैं तो ये सिर्फ यहीं पे अपन लिख पाएंगे, और जो नेक्स्ट लाइन है वो प्रिंट करने की, वो प्रिंट हो गई। तो ये कुछ ऑपरेशंस हैं सी इन और सी आउट के। अब ध्यान से देखोगे तो ध्यान से देखो एक चीज़, जब भी आप सी आउट लिख रहे हो, जब भी आप सी आउट लिख रहे हो तो आपको ये वाले एंगुलर ब्रैकेट्स यूज़ करने हैं, ठीक है, ठीक। देन आप कभी सीन लिख रहे हो तो आपको ये वाले एंगुलर ब्रैकेट्स यूज़ करने हैं। समझ में आ रही, देखो सीन लिखा तो सीन की तरफ यूज़ किया, सी आउट लिखा तो ये वाले एंगुलर ब्रैकेट यूज़ किए। सो यहाँ से अपने को पता चला कि सीन और सी आउट यूज़ किया है। अब एक आपको छोटी सी चीज़ बताता हूँ, ये जो लिखा है हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, इसका मतलब अपन ने अभी तक समझा नहीं है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, सो अपन ने एक हेडर फाइल इंक्लूड करी है जिसका नाम है आईओ स्ट्रीम, जिसका नाम क्या है, आईओ स्ट्रीम, मतलब फुल फॉर्म है इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। सो इसके अंदर जो सी आउट एज अ ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, ओ का मतलब है आउटपुट का, तो एज अ आउटपुट जो है सी आउट यूज़ हो रहा है। तो सी आउट एज अ ऑब्जेक्ट डिफाइन है इस क्लास के अंदर, ठीक है। और यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड जो है एक, है ना, नेम स्पेस है, ओके, जो कि सी आउट ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रखा है। तो बात क्लियर हो रही है। अभी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना करके इतना समझो कि सिंटैक्स है। तो नॉर्मल सिंटैक्स क्या है, अगर आपको सिर्फ इनपुट आउटपुट करने और बेसिक ऑपरेशन करने हैं तो आपको एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी आईओ स्ट्रीम। आईओ स्ट्रीम से आप इनपुट और आउटपुट, मतलब सीन और सी आउट दोनों करवा सकते हो। इनपुट करना है सीन करोगे, आउटपुट करना है सी आउट करोगे, ठीक है। और यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड से भी फंडा मेरे ख्याल से क्लियर ही हो गया होगा। सो सीन और सी आउट का फंडा तो, है ना, क्लियर है आप लोगों को, ओके। तो यहाँ से अपन ने बेसिक चीज़ें देख ली कि अगर अपने को सी आउट करना है एंड अगर अपने को सीन करना है तो अपन कैसे करने वाले हैं, ठीक है, समझ में आई। और मैंने आपको एक चीज़ अभी ऑलरेडी बताई दी शुरू से लेके अभी तक, विच इज़ कमेंट, ठीक। तो कमेंट्स क्या होता है वो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। अभी आप लोगों को शायद डेफिनेशन नहीं दी मैंने उसकी, बट मैं आपको समझा चुका हूँ। कमेंट का मतलब है कि ऐसी लाइन या ऐसा स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट ना हो, जो एग्जीक्यूट ना हो, ठीक है। जैसे 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 मैंने लिखा इंटीजर x, ओके, और x में 5 डाल दिया। अब मैं सी आउट कर रहा हूँ x को, तो यहाँ पे x प्रिंट हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो 5 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 5, क्लियर है बात। बट मैं चाह रहा हूँ यार ये लाइन एग्जीक्यूट ही ना हो, मेरे को ये चलाना ही नहीं है। अब यहाँ पे एरर दे रहा है, बोल रहा है x क्या है, उसको x नहीं पता क्योंकि ऊपर वाली लाइन उसको हटा दी गई। तो कमेंट का मतलब क्या है, कमेंट का मतलब है कि यार ऐसी लाइन जो आपको प्रोग्राम में लिखनी तो है बट उसका यूज़ नहीं चाहिए, ठीक है। तो कमेंट का मतलब यही हुआ कि आप प्रोग्राम में लिख सकते हो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों ही कमेंट करना है। अब फॉर एग्जांपल आपने कल 1000 लाइन ऑफ कोड लिखा, अब आप समझते तो जाओगे नहीं कि यार स्टार्टिंग का जो फंक्शन है या स्टार्टिंग की जो बॉडी है उसमें क्या काम हो रहा है, देन उसके बाद क्या काम हो रहा है, 100 से 200 की लाइन के बीच में क्या काम हो रहा है, देन 200 से 500 वाली लाइन के बीच में क्या काम हो रहा है, और 500 से 1000 के बीच में क्या काम हो रहा है। सो आप ऊपर कमेंट डाल सकते हो कि यार इस सेक्शन में ये हो रहा है, उस सेक्शन में ये हो रहा है। सो वो लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है, समझ में आई बात। तो 2 तरीके की कमेंट है भाई, एक तो सिंगल लाइन कमेंट जो कि मैंने इस तरीके से बता दिया, ठीक है। एक कमेंट ये सिंगल लाइन कमेंट जो कि एक लाइन को कमेंट करता है। एक कमेंट होता है जो मल्टी लाइन कमेंट होता है, और C++ में मल्टी लाइन कमेंट्स को कमेंट करना इस तरीके से जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लो हाय वी आर फ्रॉम ट्रू इंजीनियर, जैसे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, वी आर फ्रॉम ट्रू इंजीनियर, शॉर्ट में लिखते हैं। तो ये पूरी लाइन का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि ये एक कमेंट है, ठीक है। तो ये मल्टी लाइन कमेंट है।
तो आई थिंक बात समझ में आ रही होगी। तो अपन ने बेसिक फंडा देख लिया भैया कमेंट्स का भी। ओके, अब अपन ने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी, जैसे एक इंटीजर वेरिएबल है जिसके अंदर अपन ने 5 डाला, दूसरा है जिसके अंदर अपन ने भी 5 डाला। ठीक है, अगर 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 मैं इन दोनों को प्रिंट कर दूं तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी भाई, 5 और 5 आ जाएगी। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे 55 आ जाएगी, तो बिल्कुल सही कह रहे हो। तो यहाँ पे क्या समझ में आया कि यार ये वैल्यू पहले 5 वैल्यू प्रिंट हुई और दूसरी y की वैल्यू 5 प्रिंट हुई। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार ये जो 5 प्रिंट हुआ वो एक साथ ना है, पहले 5 प्रिंट हो फिर बीच में एक स्पेस प्रिंट हो, अपने को वो भी देखना है। तो स्पेस प्रिंट करना है C++ के अंदर, तो पहले सी आउट कर दो पहली वैल्यू को, देन बीच में ये डाल दो, ठीक है, खाली स्ट्रिंग, एंड देन y प्रिंट कर दो। इसका मतलब हुआ जो बीच में ये खाली चीज़ है, ये वाली चीज़, इसका क्या मतलब हुआ कि एक स्पेस प्रिंट हो जाएगा। तो अब 5 स्पेस 5 प्रिंट होगा, डायरेक्ट 55 प्रिंट नहीं होगा। जैसे सेव किया, रन किया, अब ध्यान से देखो और इस वाले में ध्यान से देखना, दोनों में क्या अंतर है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो अपन ने इस लेक्चर के अंदर भी ये सारी चीज़ें क्लियरली कवर कर ली है। तो पिछले लेक्चर में अपन ने बहुत सारी चीज़ें समझ ली थी एंड अब उसको कंटिन्यू करते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले भाई ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, सो अब बात होने वाली है ऑपरेटर के बारे में, OPT, या फिर चलो फुल फॉर्म ही लिख लेते हैं, ऑपरेटर्स। ठीक है, ऑपरेटर। ठीक, तो ये भैया ऑपरेटर्स हैं। अब कमेंट का मतलब मैंने प्रीवियस उसमें बता दिया था। ठीक है, जो कंटिन्यू पढ़ रहा होगा उसको समझ में आ रहा होगा। तो ऑपरेटर भाई कई तरीके के हैं, अर्थमेटिक, असाइनमेंट, रिलेशन, लॉजिकल और बहुत सारे बिटवाइज बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, तो एक एक करके सारे ऑपरेटर देख लेते हैं। सबसे पहले यार अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में देख लेते हैं। तो ये रही मेरे पास दो वैल्यूज़, ठीक है, x और y की। सबसे पहले अपन क्या देखने वाले हैं यार, अर्थमेटिक ऑपरेटर। फर्स्ट हो गया अर्थमेटिक, ठीक है, ऑपरेटर। तो पहले ऑपरेटर में अपन अर्थमेटिक ऑपरेटर देख रहे हैं। बहुत सिंपल है अर्थमेटिक ऑपरेशन, जो आपने शायद बचपन में सीखे हुए हैं, प्लस देन माइनस देन डिवाइड देन मल्टीप्लाई। उसके बाद एक नया कैच है विच इज़ आर मॉड्यूलो ऑपरेटर, जिसको रिमाइंडर जो कि प्रोवाइड करवाता है। तो ये बेसिक 5 टाइप के ऑपरेशंस यहाँ पे परफॉर्म होते हैं। जैसे एक वैल्यू x और y, आपको करना है भैया इन दोनों का एडिशन, तो x प्लस वाई कर लोगे तो ये मेरे को वैल्यू दे देगा। एंड लाइन का मतलब मैं बता चुका हूँ। अगर आप चाह रहे हो कि x माइनस वाई चाहिए तो वो भी हो जाएगी। एंड लाइन का मतलब मैं फिर से पहले ही बता चुका हूँ, x इंटू वाई भी हो जाएगा। फिर से नेक्स्ट लाइन में चले जाएंगे अपन, फिर अपने को x डिवाइड बाय y भी हो जाएगा, तो वो भी पॉसिबल ही है बिल्कुल, तो वो भी करके देख लेते हैं। एंड जो लास्ट में चीज़ है विच इज़ मॉड्यूलो ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x परसेंटेज y, जिसको मॉड्यूलो ऑपरेटर के नाम से जानते हैं, तो ये भी हो जाएगा। तो ये सब क्या होंगे, प्रिंट हो जाएंगे सी आउट की हेल्प से। एक बार सेव करते हैं तो इंडेंटेशन है ना। अब सबसे पहले टर्मिनल को क्लियर करते हैं, पहले का कचरा नहीं चाहिए मेरे को। जैसे ही मैंने रन किया तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ गई। तो सबसे पहले क्या हुआ, ध्यान से देखो, सबसे पहले हुआ एडिशन, तो 5 और 5 क्या हो गए, 10 हो गए, तो बिल्कुल सही है भाई, 10 आ गया। कोई नई चीज़ हुई क्या, नहीं हुई। फिर क्या हुआ, माइनस, तो 5 और 5 घट गए, 0 हो गया, तो बिल्कुल सही आया, है ना। फिर क्या हुआ, फिर हुआ मल्टीप्लिकेशन, 5 और 5 25 बन गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर हुआ डिवीजन, तो 5 भागा 5 1 हो गया, है ना। फिर क्या हुआ, रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी आपने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद पूरा डिवाइड हो गया, उसका रिमाइंडर वो अपने को आउटपुट देगा। तो ये क्या आउटपुट देता है, ये आउटपुट देता है रिमाइंडर वैल्यू। तो मॉड्यूलो क्या आउटपुट देता है, मॉड्यूलो आउटपुट देता है रिमाइंडर वैल्यू का। सो मेरे ख्याल से आपको पहला जो पार्ट था अर्थमेटिक ऑपरेशन वाला, वो पार्ट क्लियर हो गया है, ठीक है। सो इसको यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है, तो सेव कर लेते हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि अर्थमेटिक ऑपरेटर में क्या फंडा लग रहा है, ठीक। तो ये बेसिक ऑपरेशन अपन ने समझ लिया है। अब बहुत ही एक और चीज़ खास है, यहाँ पे आपको एक चीज़ पढ़ने को मिल सकती है, वो है इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। इंक्रीमेंट मतलब बढ़ना, डिक्रीमेंट मतलब घटना,
ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है। कितने से? 1 से। 1 से बढ़ेगा या तो 1 से घटेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे वैल्यू x की 5 है तो मैं x को प्लस प्लस कर दूँ तो ये इंक्रीज़ हो गई। तो अगर मैं यहाँ पे जो x की नई वैल्यू है उसको मैं प्रिंट करा दूँ, ठीक है, तो अब जो नई वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी? 1 से बढ़ जाएगी। पहले 5 थी, अब क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। उससे पहले अपन ने कमेंट देखा, मल्टी लाइन कमेंट का यूज़ करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश स्टार और यहाँ पे एंड कर देंगे स्टार एंड फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? मल्टी लाइन कमेंट हो गया, ठीक है। और इसको डाल देते हैं यहाँ पे। तो ये मल्टी लाइन कमेंट हो गया जो अपन ने अभी देखा था पहले। अब मैंने x की वैल्यू जो ऊपर 5 थी उसको यहाँ पे बढ़ा दिया 1 से, और अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई रन हो जाए। अब जो नई वैल्यू आएगी x की वो आ गई 6। इससे ये पता चले कि x बढ़ गया, है ना, इंक्रीज हो गया। अब इंक्रीमेंट 2 तरीके का है एंड डिक्रीमेंट भी 2 तरीके का है। एक है कि आप x को बाद में प्लस प्लस करो, दूसरा है आप x को पहले प्लस प्लस करो, ठीक है। तो ये तो अपन ने देख लिया, अब ये भी देख लेते हैं। तो काम दोनों का लगभग सेम ही है, x की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है, x की वैल्यू बढ़ जाएगी 1 से, तो उसको हटा दिया तो काम दोनों का सेम ही लगा। इसको भी कमेंट करना चाहो कर सकते हो। अब अगर प्रिंट करोगे तो x की वैल्यू कुछ नहीं होगी, कमेंट का मतलब कुछ नहीं है, तो 5 ही रहेगी पहले जो थी, ठीक है। समझ में आई बात? तो बात समझ में आ रही है। अब इन दोनों में एक बहुत छोटा सा अंतर है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन बन सकता है। तो पहला चीज़ है कि x की वैल्यू पहले कॉपी हो रही है, जो भी x में वैल्यू थी, देन उसमें एक ऐड हो रहा है। 2 प्लस का मतलब है एक ऐड। तो फर्स्ट क्या होगी? पहले क्या होगी? जो वैल्यू x की ओल्ड वैल्यू है, ओल्ड वैल्यू तो रहेगी, देन +1 हो जाएगी। इसमें क्या होगा? इस वाले में क्या होगा? पहले +1 होगी, देन ओल्ड वैल्यू, ठीक है। समझ में आ रही बात? जो ओल्ड वैल्यू है पहले उसमें +1 होगा, मतलब पहले होगा 1 प्लस x की ओल्ड वैल्यू क्या? 5, पहले ये होगा। इस वाले केस में क्या होगा? इस वाले केस में होगा 5 + 1, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अभी आपको लग रहा होगा कि भैया दोनों का ऐड करने पे 6 ही मिलेगा, बिल्कुल सही है। बट किसी केस में जब आप असाइनमेंट डालोगे ना, असाइनमेंट करोगे, तब उसका आंसर्स चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू दी वैल्यूज़, ठीक है। वैल्यू के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है। सो इसीलिए बताना ज़रूरी हो गया था इनका नाम क्या है और इनका नाम क्या है। तो देखो, पहले इंक्रीज़ हो रहा है तो इसका नाम है प्री इंक्रीमेंट। पहले इंक्रीज़ हो रहा है तो मतलब इसका नाम क्या है? प्री। इंक्रीज़ हो रहा है तो है इंक्रीमेंट। पहले की जगह बाद में हो रहा है तो ये पोस्ट। इंक्रीज़ हो रहा है तो इंक्रीमेंट। ऐसे ही डिक्रीज़ होने के लिए भी अपन 2 चीज़ें यूज़ करते हैं। तो अगर बाद में डिक्रीज़ हो रहा है तो ये, अगर पहले डिक्रीज़ हो रहा है तो ये। तो पहले हो रहा है तो इसका नाम होगा प्री डिक्रीमेंट, और बाद में हो रहा है डिक्रीज तो इसका नाम क्या होगा? पोस्ट डिक्रीमेंट। क्लियर है बात? तो अपन ने यहाँ पे बेसिक ये सारी चीज़ें भी देख ली हैं जो कि अर्थमेटिक ऑपरेटर का पार्ट थी पूरी की पूरी, ठीक है। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दोनों समझो। इंक्रीमेंट मैंने समझा दिया है, डिक्रीमेंट थोड़ा सा अपने एंड से कर लेना। सो इतना बड़ा पार्ट जो पूरा था यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा अर्थमेटिक का कवर कर दिया। अब जो दूसरा पार्ट है वो भाई वो भी देख लेते हैं। तो दूसरा पार्ट है भैया असाइनमेंट का, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट का बहुत छोटा सा काम है भाई, असाइनमेंट का बहुत छोटा सा काम है वैल्यू को असाइन करना। जैसे असाइनमेंट ऑपरेटर की पहचान क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर को पहचानेंगे अपन सिंगल इक्वल के नाम से। सिंगल इक्वल का मतलब है, सिंगल इक्वल का मतलब है ये देख रहे हो, ये वाला, ठीक है। सिलेक्ट हो जाए भाई ये वाला, ठीक। सिंगल इक्वल सभी ने देख रखा है। जैसे यहाँ पे लिखा है x सिंगल इक्वल 5, तो 5 की जो वैल्यू है वो x में क्या हो गई? कॉपी हो गई, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर का काम यही है, वैल्यूज़ को जस्ट कॉपी करना, है ना, असाइन करना। तो असाइन, इसका मतलब क्या हुआ? असाइन 5 टू x, तो x में क्या हो गई? 5 असाइन हो गई। बात क्लियर है? तो ये समझ में आया? तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत छोटा है असाइनमेंट। अब असाइनमेंट के अंदर आपके पास काफ़ी चीज़ें हैं। जैसे कि यार मैं बात करूँ, इक्वल से अपने को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक तो मिलेगा प्लस इक्वल टू, दूसरा कमेंट कर लेते हैं पहले, ठीक है। प्लस इक्वल टू, दूसरा मिलेगा अपने पास माइनस इक्वल टू, तीसरा मिलेगा अपने पास मल्टीप्लाई इक्वल टू, चौथा मिलेगा डिवाइड इक्वल टू, पाँचवा मिलेगा मॉड्यूलो इक्वल टू।
अब इनका काम कैसे कैसे है भैया वो भी बता दो। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा कि जो मेरी x की वैल्यू है वो हो गई, x की जो वैल्यू है वो क्या हो गई प्लस इक्वल टू y। अब यहाँ पे क्या काम हुआ, यहाँ पे काम बहुत छोटा सा हुआ कि x में क्या हुआ, x इक्वल x प्लस y हुआ है और कुछ नहीं। अब मैं थोड़ी देर के लिए y की वैल्यू 10 कर देता हूँ जिससे कि अच्छी तरीके से पता चल जाए, ठीक है। x में क्या हुआ, इन दोनों का ऐड हुआ, x की वैल्यू 5 थी, y की वैल्यू 10 थी, 15 हुई। असाइनमेंट की हेल्प से 15 इस वाले x में कॉपी हो गया और अपन उसी को प्रिंट कर रहे हैं। तो अब जो वैल्यू x की आएगी वो क्या आएगी, 15 आएगी। सेव करते हैं, रन करते हैं, तो x की जो नई वैल्यू आ गई वो 15 आ गई। इससे ये सीखने को मिला कि यार इस वाले ऑपरेटर का काम ये रहा, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है। अब इसकी जगह पे मैं मल्टीप्लाई का काम कर दूं, तो यहाँ पे भी क्या कर दो आप, मल्टीप्लाई कर दो। तो 10 इंटू 5 क्या होगा, 50 हो जाएगा। रन किया, 50 आ गया। ऐसे ही आप डिवाइड के साथ कर लो, माइनस के साथ कर लो, मॉड्यूलो के साथ कर लो। तो ये हो गया भैया असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में, ठीक है। तो क्लियर हुई बात। तो यहाँ पे अपना असाइनमेंट ऑपरेटर खत्म होता है। तो यार अब बात कर लेते हैं रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में, ठीक है। तो अब अपना जो तीसरा ऑपरेटर है वो रिलेशनल ऑपरेटर होने वाला है। सो इसमें क्या होने वाला है, रिलेशन अपन देखने वाले हैं, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर है तो इसके अंदर अपन क्या देखने वाले, रिलेशंस देखेंगे, ठीक है। अब रिलेशंस कैसे कैसे हो सकते हैं, तो कुछ रिलेशंस हैं जो कि आपको ध्यान में देने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको डिलीट करते हैं। अब रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ने वाले हैं तो इसमें रिलेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हो सकता है कि एक रिलेशन हो इक्वल का, है ना। इसका मतलब क्या है, इक्वल, है ना। अभी समझ में नहीं आएगा, आप लोग सिंगल इक्वल का मतलब समझते हो इक्वल, बट वो असाइनमेंट है, ये इक्वल नहीं है ना। सिंगल इक्वल ये वाला इक्वल नहीं है, ये असाइनमेंट है। डबल इक्वल का मतलब होता है सी प्लस प्लस के अंदर इक्वल है कि नहीं। दूसरी चीज़ नॉट इक्वल, तो यहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन मार्क है और नॉट इक्वल कहते हैं इसको, ठीक है। तीसरी चीज़ ग्रेटर देन। चौथी चीज़, ठीक है, लेस देन। पांचवी चीज़ ग्रेटर देन इक्वल, एंड छठवीं चीज़ लेस देन इक्वल। तो ये सारे लगभग ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। तो रिलेशनल ऑपरेटर हमेशा क्या देंगे, ट्रू या तो फिर फॉल्स वैल्यू, ठीक है। क्या देंगे हमेशा रिलेशनल ऑपरेटर, आउटपुट क्या देंगे, या तो ट्रू देंगे TRUE, या तो देंगे फॉल्स मतलब 0 या 1 देंगे, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है। तो अब अपन यहाँ पे चेक करते हैं एक एक करके। तो अपन ने चेक किया कि इफ़, ओ गॉड ज़्यादा हो गया है ना, ज़्यादा हो गया। इफ़ x इक्वल है y के, अगर मैं x की वैल्यू 5 कर दूं, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि x इक्वल y से क्या पता चल रहा है कि दोनों वैल्यू इक्वल है। तो इक्वल है तो प्रिंट कर दो इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो ये डबल इक्वल से पता चलेगा कि इक्वल है कि नहीं। तो दोनों 5 हैं, इक्वल होंगे, बिल्कुल 5 5 इक्वल है, तो आउटपुट क्या जाएगा, इक्वल। अगर मैं इन एनी केस इसको 10 कर देता हूँ, तो यहाँ पे अपने को पता चला दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, नॉट इक्वल। अब ये इफ़ क्या लिखा है वो भी समझेंगे, मैंने बहुत आगे वाला पार्ट आपको बता दिया, ठीक है। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, नॉट इक्वल किया। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना चाहिए था, नॉट इक्वल लिखना चाहिए था, ठीक है। तो मतलब ये नॉट इक्वल है, ठीक है। इफ़ एल्स वाला केस अभी नहीं समझ रहे, अभी सीधा ट्रू फॉल्स सीधा इसी के अंदर लिख देंगे, ठीक है। x ग्रेटर देन y है क्या, फॉल्स है भाई, क्योंकि x छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे ही मेरे को क्या मिल गई, एरर मिल गई है। क्यों मिल गई पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। सेव किया मैंने। यहाँ पे ये जो ऑपरेटर है वो लेस देन ग्रेटर देन वाले हैं, तो ये जो है यहाँ पे आ गया भैया कि मिसमैच है, ठीक है। तो ये यहाँ पे यूज़ नहीं किया जा सकता, ओके, क्योंकि ये वाले ऑपरेटर्स और ये जो एरो एंगुलर ऑपरेटर्स हैं ये इसके साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो अगर मैं ये करूँ तो तब भी एरर देगा, ठीक है, क्योंकि मैं इस मैच है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले एक स्टोर करना पड़ेगा एक वेरिएबल के अंदर। लेट सपोज मैंने एक वेरिएबल बना लिया आंसर, ठीक है। तो आंसर के अंदर ये स्टोर कर रहे हैं अपन, ओके। फिर अपन क्या कर रहे हैं, आंसर को प्रिंट कर रहे हैं और कुछ नहीं। इस बार क्या हुआ, ये जो है ना एंगुलर ब्रैकेट्स और सी आउट का एंगुलर ब्रैकेट्स आपस में क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। सो नहीं, 0 का मतलब क्या है, फॉल्स है, बिल्कुल सही है।
है ना, इक्वल कहाँ है, और अगर मैं ये कर दूँ तो अब ट्रू हो जाएगा, तो आउटपुट 1 दे देगा, मतलब y बड़ा है और आंसर में स्टोर कर रहे हैं और आंसर को प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं। जब भी कोई एरर आपको मिले तो आपको पहले चेक करना है, ठीक है, एरर क्या मिल रही, दोनों इक्वल कर दिया जाए, x इक्वल टू y, इसका मतलब है कि दोनों इक्वल हैं, नहीं है, एक 5 एक 10 है, 10 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, मतलब फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स ही क्या हो जाएगा, मतलब प्रिंट हो जाएगा, तो 0 आना चाहिए। अब तो ये 0 आ गया, मतलब इक्वल नहीं है। और ऐसे अगर नॉट इक्वल कर दें तो अब ट्रू आना चाहिए, मतलब 1 आना चाहिए। सो इस तरीके से अपने को आंसर मिल रहा है, मतलब आपको ये पता चला रिलेशनल ऑपरेटर या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ठीक है, तो अपना पार्ट जो है रिलेशनल ऑपरेटर का वो ख़त्म हो चुका है, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस और करना। ठीक है, सी आउट के अंदर वो डायरेक्ट स्टेटमेंट क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि भाई वो ये जो एंगुलर ब्रैकेट्स हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, कोलाइड जैसा समझ सकते हो आप टर्म। ठीक है, तो एक जैसे हो जा रहे हैं। अब जो चौथा ऑपरेटर है वो भैया लॉजिकल ऑपरेटर है ना। लॉजिकल ऑपरेटर में अपन लॉजिक देखने वाले हैं। अब ये किस तरीके का लॉजिक होने वाला है, ये भी क्या रिटर्न करेगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स, या तो 0 या 1। ठीक है, ट्रू फॉल्स मतलब 0 1 बूलियन वैल्यू। ठीक है, तो ये कौन कौन से होते हैं ऑपरेटर, ये होते हैं डबल एंड, डबल और को डबल डंडे से, ठीक है, या तो फिर नॉट। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। ये आप लोगों ने शायद टेबल्स पढ़ी होंगी, इक्वल और का, ठीक है, और नॉट का, तो ये वही चीज़ है। इसके अंदर क्या होगा बेसिकली, अगर दोनों वैल्यू, दोनों मान लो 0 और 0 है, तो एंड करोगे अगर आप, ठीक है, एंड में क्या आएगा, उन दोनों का प्रोडक्ट आएगा, मतलब 0 आएगा। ठीक है, और अगर 0 और 1 किया, इन दोनों का और एंड किया, तो आउटपुट क्या 0 मिलेगा। बट इन दोनों का अगर आपने और किया तो उस केस में आउटपुट 1 मिलेगा। ठीक है, ये किसका केस है, ये केस है एंड का, और ये कौन सा केस है, ये केस है और का। इस तरीके से होता है। और नेगेशन का मतलब नॉट का मतलब है, अगर आपने 0 दिया तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, अगर 1 दिया तो 0 मिलेगा, तो ये नॉट का काम होता है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो, लॉजिकल का काम। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि भाई एक है मेरा 0, दूसरा है मेरा 1, ठीक है, तो अगर मैं प्रिंट कर दूँ सी आउट नॉट ऑफ एक्स, एक्स में क्या है, 1 है, 1 का नॉट मतलब उसका जस्ट अपोजिट, 1 का क्या हो जाएगा, उल्टा 0 हो जाएगा। तो अब अपन देख लेते हैं, 0 आ गया। ठीक है, एंड इस तरीके से आप y का प्रिंट कर सकते हो। y पहले 0 था, 0 का उल्टा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा नॉट का काम, नॉट मतलब उल्टा कर देना। तो ये तो हो गया नॉट। बाकी चीज़ें अपन ने पढ़ी एंड और की। ठीक है, तो x और y, और में क्या होता है, दोनों का एडिशन, लगभग इन दोनों का और क्या देगा, 0 और 1 का 1 देगा। ठीक है, 1 1 2 नहीं होंगे, 1 1 1 ही रहेंगे। ठीक है, अगर ये दोनों 1 हो जाए तब भी क्या आएगा, इसका और 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये रहा 1। अब 1 की जगह 1 और 0 रखा, अब इसकी जगह अपन ने कर दिया एंड। सो अब इसका जो एंड होगा 1 और 0 का क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, तो अपन ने क्या नहीं किया, सेव नहीं किया। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, एंड हो रहे हैं, और इन दोनों को कर देते हैं ब्रैकेट्स के अंदर। हो सकता है आप जब कर रहे हो तो समटाइम्स आपका जो आंसर है वो थोड़ा चेंज हो जाए। ठीक है, तो ये आ गया 0, तो तब भी आप क्या यूज़ करो, ब्रैकेट लगाना प्रेफर करना। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 आ गया था, तो आप ब्रैकेट लगाना प्रेफर करना, ओके, हमेशा। ठीक, अगर दोनों 1 1 हो जाए, एक तो मैंने वो सेव नहीं किया था तो उस कारण भी वो 1 आ गया था, तो दोनों अगर 1 1 हो जाए एंड देन सेव करो आप, उसके बाद क्या होगा, 1 और 1 का एंड 1 आता है, तो आउटपुट क्या आ गया, 1 आ गया। सो इस तरीके से आप लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हो। एंड देन जो लास्ट ऑपरेटर्स हैं, लगभग जो लास्ट वाला पार्ट है वो है बिटवाइज ऑपरेटर का। सो बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, बिटवाइज राइट शिफ्ट, वो आपको समझ में मैं बता देता हूँ। सो बिटवाइज कई तरीके के हैं, एक है बिटवाइज एंड जो कि सिंगल एंड है, दूसरा है बिटवाइज और जो कि सिंगल और है। ठीक है, तीसरा है बिटवाइज एक्सऑर, एक्सऑर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। देन बिटवाइज अपने पास लेफ्ट शिफ्ट, बिटवाइज राइट शिफ्ट। तो जो लेफ़्ट शिफ्ट होता है वो मल्टीप्लाई का काम करने में आता है, राइट शिफ्ट होता है डिवीजन करने के काम आता है। ठीक है, सो ये आपको पता होना चाहिए। और एक्सऑर पता है ना, तो वही एक्सऑर वाला काम ये करेगा। तो मैं लिख देता हूँ, आप इन सभी के एक एक इम्प्लीमेंटेशन गूगल में से सर्च करके देख लेना। ये लेफ़्ट ऑपरेटर है,
ये कौन सा राइट शिफ्ट ऑपरेटर है, तो लेफ़्ट शिफ्ट काम आएगा मल्टीप्लाई करने के लिए, मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि ये सब क्या है एज अ बिट रिप्रेजेंट हो रहा है ना बाइनरी में, तो 2 से ही खेल होता है बाइनरी में, आप सभी को पता है। डेसिमल में 10 से खेल होता है, तो ये सब बिटवाइज का खेल किससे, बाइनरी से, ठीक है। और राइट का मतलब है डिवीजन, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है। तो ये आपका कुछ पार्ट है जो आपको क्लियर हो गया होगा शायद, ठीक है। बाकी आपको इन सब का गूगल करना है, एक बारी गूगल करोगे, एक एक एग्जाम्पल देखोगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वो आपका काम आसान कर देगा। जैसे मैं XOR करके बता दूं, तो बिटवाइज XOR का मतलब है, बिट XOR क्या होता है, दोनों वैल्यू अगर सेम आ जाए तो 0 देगा। XOR क्या करेगा, XOR जब सेम वैल्यू आ जाए तो 0 देगा। सेम में क्या देगा, 0। अगर दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ रहें तो XOR उनका 1 दे देता है। मैं समझा देता हूँ। तो ये 1 1 है, सेम वैल्यू है, तो इसका XOR क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो एक बार टर्मिनल को पूरा क्लियर करते हैं अच्छे से, एंड देन सेव करते हैं सबसे पहले। अब करते हैं रन, ठीक है। तो दोनों सेम है, तो इसका XOR क्या आएगा, 0 आ गया। अब एक वैल्यू को मैं डिफरेंट करता हूँ, अब दोनों वैल्यू डिफरेंट हो गई, तो अब इसका डिफरेंट में आंसर क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। तो ओके, सबसे पहले मैंने इसको कर्सर में दबा दिया था, तो इसको पहले क्लियर करता है, ठीक है। तो अब रन करते हैं, तो अब आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक। तो क्लियर है बात, XOR का काम अपन ने समझ लिया। अब लेफ़्ट शिफ्ट का काम क्या है, जैसे कि ये वैल्यू है, तो अगर मैं 1 से लेफ़्ट शिफ्ट करूँगा तो डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। एंड सेम फॉर राइट शिफ्ट। तो इसका आप एक बार गूगल में देख लोगे तो आपको ये फंडा भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन ने जो मेन बात है C++ का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट लगभग कवर कर दिया है। तो इसके अंदर वेरिएबल समझ लिया है, उसके बाद अपन ने डेटा टाइप्स उसी के साथ समझा था, और इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन समझ लिया, जिसके हेल्प से अपन सी आउट और सी इन की हेल्प से अपन इनपुट और आउटपुट ले लेते हैं। देन बेसिक चीज़ ऑपरेटर से रिलेटेड है, कमेंट्स अपन ने देख ही लिए थे, ठीक है। तो ये लगभग खबर अपन ने कर लिया है, मेजर पार्ट जो C++ का इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है। ओके, सो जो अब अपकमिंग्स लेक्चर होंगे उसके अंदर अपन देखने वाले हैं भैया फ्लो कंट्रोल्स, इफ एल्स ब्लॉक क्या होता है, एंड देन फंक्शंस के बारे में देखने वाले हैं। तो अब अपन बात करने वाले हैं यार, जो कि मेन चीज़ है वो है कंडीशंस के बारे में। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये फुल लूप चलना चाहिए, अदरवाइज मतलब कंडीशन फॉल्स होगी तो वो पार्ट नहीं चलना चाहिए। लूप्स नहीं, पार्ट कह सकते हैं, ठीक है। तो अब अपन बात करने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। सो कंडीशनल स्टेटमेंट्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपके पास इफ़ एल्स होता है और नेस्टेड इफ एल्स होता है, देन उसके बाद स्विच वगैरह होते हैं। सो अपन सबसे पहले देखने वाले इफ एल्स के बारे में। इफ एल्स को ज़्यादा कंक्लूड मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट ना करके शॉर्ट फॉर्म में कंक्लूड करते हैं। जैसे मैंने बताया इंटीजर एक एज है, अगर एज मेरी 10 है, ठीक है, कोई बच्चे की एज 10 है, तो मैं क्या कर दूंगा कि यार ये बंदा छोटा है, ठीक है, तो मैं इफ़ के अंदर चले आऊँगा। अगर एज ग्रेटर देन 18 है या ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है तो यार वो बंदा वोट कर सकता है, अदरवाइज छोटा बच्चा वोट नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा कि तू यार एलिजिबल है वोटिंग के लिए, एलिजिबल, ठीक है। अदरवाइज जो उससे छोटा होगा तो उसको अपन एल्स के ब्लॉक में डाल देंगे, अदरवाइज नॉट एलिजिबल, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से होता है वो वोटिंग वाला फंडा। अगर किसी की एज 10 मतलब 18 से छोटी है तो भाई वो नॉट एलिजिबल हो गया, और ग्रेटर देन या इक्वल 18 है तो वो एलिजिबल हो गया। सो अगर कंडीशन ट्रू हुई, इफ़ वाली कंडीशन, तो वो ये पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। ये ब्लॉक देख रहे हो करली ब्रेसेस से। अगर कंडीशन इफ़ वाली फॉल्स हो गई तो सीधा बाहर आएगा और ये वाला पार्ट एल्स वाला एग्जीक्यूट कर देगा, ये प्रिंट नहीं करेगा। सेव करते हैं, मैंने टर्मिनल को राइट हैंड साइड में कर दिया, एंड देन मैं करता हूँ रन, ठीक है। तो जैसे मैं रन वाले बटन में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको पास आउटपुट आ जाएगा कि नॉट एलिजिबल बिकॉज ये लेस देन 10 है। अपन ने अभी इसी सिंगल वीडियो के अंदर अपन ने सब चीज़ पढ़ रखा है कि इंटीजर मतलब एज वगैरह इनपुट आउटपुट कैसे लेते हैं। सो अपन पहले एक कमांड देंगे कि भाई एज, एंटर एज कर दे भाई, सबसे पहले एंड एज को प्रिंट कर दे, है ना। एज की वैल्यू डालेंगे अपन, तो सी इन की हेल्प से अपन एज को एज अ इनपुट ले सकते हैं। अब मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है, एंड देन मैं इसको करता हूँ रन। तो अब क्या होगा, कंपाइलर बोलेगा कि एज डाल, एज मैंने डाल दी लेट सपोज 18, तो 18 वाले केस में इफ़ ब्लॉक चल जाएगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल भी है, ठीक है। ये अपन ने ऑपरेटर वाले पार्ट में समझ लिया, तो इक्वल आ गया तो एलिजिबल है, मतलब ये वाला पार्ट चल गया। अगर ये चल गया तो एल्स वाला पार्ट नहीं चलेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है।
इन दोनों में से कोई एक पार्ट चलता है, चाहे वो इफ़ वाला चले चाहे वो एल्स वाला चले, ठीक। तो ये है भैया इफ़ एल्स के केस में। एक और चीज़ है, आप लोगों ने एल्स इफ़ भी देखा होगा कई केस में, जिन्होंने देख रखा है बढ़िया, नहीं देख रखा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप चाहो तो 18 वाला पार्ट इधर कवर कर सकते हो। अब मैंने इधर डबल इक्वल क्यों लगाया वो आपको शायद क्लियर हो गया होगा, ठीक है, क्योंकि डबल इक्वल का मतलब भी क्या है, असाइनमेंट ही है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे डबल इक्वल लगाया। तो जिसको पता नहीं है भाई, वो प्रीवियस जो मेरा ऑपरेटर वाला पार्ट है उसको ज़रूर देख के आए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एज इक्वल 18 होती है तो भी एलिजिबल हो, अगर ग्रेटर देन 18 है तो भी एलिजिबल हो, अगर लेस देन 18 है तो नॉट एलिजिबल हो। तो मतलब इन तीनों में से कोई एक ही पार्ट चलेगा, तीनों प्रिंट नहीं होंगे, चाहे वो फर्स्ट वाला पार्ट चले, चाहे वो सेकंड वाला चले, चाहे वो थर्ड वाला चले, ठीक है। अब मैं करता हूँ यार इसको सेव सबसे पहले, और मैं चलता हूँ इसमें रन करता हूँ। सबसे पहले मैंने एज डाली 18, ठीक है। इस बारी ये वाला पार्ट नहीं चलेगा, एल्स इफ वाला पार्ट जाएगा एंड देन चेक होगा क्या इक्वल है 18 के, हाँ इक्वल है, तो इस बार एंटर हिट करूँगा तो एलिजिबल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से समझ में आ रही है, और मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ कि जो मेरी एज है, एज इज़ 18 एंड यू आर एलिजिबल, यू आर एलिजिबल, इस तरीके से लिख सकते हैं। यूर एज इज़ 18 कर सकते थे, बट एज इज़ 18 कर दिया मैंने। फिर ऐसा करते हैं, तो इससे ये पता चलेगा कि सिर्फ 18 वाला ही पार्ट चल रहा है, ठीक है। 18 लिखता हूँ मैं यहाँ पे। सो एज इज़ 18 यू आर एलिजिबल, मतलब इससे ये पता चला कि ये वाला पार्ट गायब हो गया, ये वाला पार्ट चला, ये चल गया, तो नीचे वाला पार्ट भी क्या हो गया, गायब हो गया। मतलब रिटर्न 0 तो कोई खेल ही नहीं, एल्स वाला पार्ट भी गायब हो गया। सो इन केस में ऐसे सिचुएशन आ जाए, इफ एल्स इफ लगाया आपने, सो सिर्फ एक ही पार्ट चलता है इनमें से, जो कंडीशन ट्रू होती है वो वाला। अगर ये ट्रू हुआ तो ये चलेगा, अगर ये ट्रू हुआ तो ये चलेगा, अगर दोनों ट्रू नहीं हुए तो लास्ट वाला पार्ट चलेगा, मतलब ये वाला नॉट एलिजिबल। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एज डाल दी 10 डाला, तो ना ये सही हुआ ना ही ये सही हुआ, सही हुआ तो लास्ट वाला, तो नॉट एलिजिबल आ गया, ठीक है। सो इस तरीके से केस हो सकता है। अब ये तो मैंने एक वोटिंग वाला पार्ट बना दिया। इन एनी केस की वोटिंग ना हो, वोटिंग के अलावा कुछ बेसिक चीज़ें हो जाए, जैसे कि मार्क्स अगर किसी स्टूडेंट के 60 से नीचे आ गए, या फिर मान लो 33 पासिंग होता आउट ऑफ 100, किसी के 33 से नीचे आ गए तो उस केस में बंदा फेल हो जाएगा। सो आपको होमवर्क है कि आप इफ एल्स की ब्लॉक से वो काम करो, ठीक है। सो इसको इरेज करते हैं एंड इसको भी क्लियर करते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ सिखाने वाला हूँ। देखो स्विच स्टेटमेंट वगैरह वगैरह जो बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं वो भी अपन सीखने वाले हैं। अब अपन स्टार्ट करते हैं पहले लूप्स के बारे में, देन बाद में अपन वो सब चीज़ें देखने वाले हैं। लूप मतलब अगर अपने को कोई भी काम मतलब करना है, ठीक है, रिपीटेबली वही काम करते जाना है, या फिर उसी से जैसा काम, उसी से रिलेटेड काम करना है, तो अपन वो उसकी जगह बार बार अलग अलग वेरिएबल ना बना के सीधा एक लूप के हेल्प से अपन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मेरे को एक काम करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया x। अब मैं चाह रहा हूँ जब तक x 10 ना हो जाए, जब तक x की वैल्यू 10 ना हो जाए तब तक x बढ़ते चले जाए। तो x प्लस प्लस x प्लस प्लस x प्लस प्लस, ऐसे मैं 5 बार नहीं करना चाहता, ठीक है। कितनी बार हो गए, 1 2 3 4 5, हाँ। तो मैं ये ऐसा नहीं करना चाहता, मैं डायरेक्ट क्या करना चाहता हूँ, एक लूप, एक स्टैंडर्ड, इन सब चीज़ों की हेल्प की जगह मैं क्या करूँगा, एक लूप बना लूँगा, या तो फॉर लूप, या तो वाइल लूप, या तो डू वाइल लूप। अब ये क्या चीज़ होती है भाई, वो अपन देखने वाले हैं। वाइल x इज़ इक्वल टू 10, या फिर वाइल x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 11 या 10, तो वहाँ पे अपन रुक जाएंगे, या बेस केस हो जाएगा या फिर कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। तो अपन यही चाह रहे हैं कि भाई जब तक x की वैल्यू 10 ना हो जाए, है ना, वाइल x इज़ नॉट इक्वल टू 10, वाइल x इज़ नॉट इक्वल टू 10, तब तक मैं करूँ x को प्लस प्लस कर दूँ, ठीक है। और जैसे ही 10 हो जाएगा तो मैं सी आउट क्या कर दूँगा, x कर दूँगा। x की वैल्यू क्या 5 है, तो मैं ये वाला पार्ट पूरा ना लिख के सिर्फ 2 लाइन लिखूँगा वाइल लूप की, और फिर उसके बाद प्रिंट कर दूँगा, तो वो काम अपना आसान हो जाएगा। हेल्प लूप की हेल्प से अपन ने क्या कर दिया, 5 की जगह 10 प्रिंट कर दिया, क्योंकि अपन सी आउट बाद में कर रहे हैं। अगर अपन यही सी आउट अंदर करें तो क्या होगा, तो कुछ इस तरीके से होगा,
पहले चेक हुआ 5 और 10 क्या इक्वल है, नहीं है। नॉट इक्वल वाला पार्ट ऑपरेटर के अंदर मैं बता चुका हूँ, दोनों इक्वल नहीं है। देन एक्स प्रिंट होगा 5, फिर 1 से बढ़ जाएगा 6, दोनों फिर 6 और 10 को देखेंगे, ऐसे 5 से लेके 10 तक प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 5 6 7 8 9, 5 से लेके 9 तक, ठीक है। और अगर मैं लास्ट में सी आउट ऐड कर दूँ तो लास्ट में तो अपने को पता ही है कि 10 प्रिंट हो जाता है, ठीक है। तो लास्ट में अगर मैं ऐड कर देता तो ये लो भैया 10 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 10 में फेल होगा, 5 से शुरू होगी एक्स की वैल्यू, 10 नॉट इक्वल 10 है बिल्कुल। अब जैसे ही 10 हो जाए, मतलब यहाँ पे 9 नॉट इक्वल 10 है, फिर से एक बार इंक्रीज होगा, जैसे ही अब 10 हो जाएगा तो वो इस वाली बॉडी से बाहर हो जाएगा और ये सी आउट कर देगा 10 को, ठीक है। इस तरीके से अपन ने प्रिंट करना देख लिया। अब ये कुछ बच्चों को लूप्स वाइल लूप टफ लगता है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं फॉर लूप से कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। फॉर में ऐसा कुछ होता है, फॉर में क्या होगा कि यार आपके पास सबसे पहले आपको एक इनिशियलाइज करना पड़ेगा एक वेरिएबल जो कि एक्स से शुरू हो रहा है, कब तक रुकोगे, जब तक वो आई लेस देन कितना हो 10 पे रुकना है ना। जैसे आपने को 10 प्रिंट करना है तो वो कंडीशन अपन अभी रुकते हैं, ठीक है। और हर बार क्या करना है, आई को इंक्रीज करना है। मेरे को क्या करना है, जैसी 10 हो जाए तो आई इज़ नॉट इक्वल टू 10, ठीक है। तब तक क्या करूँगा, मैं आई को इंक्रीज करता जाऊँगा। क्लियर है बात, क्लियर है बात, ठीक है। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एरर किस चीज़ की आ रही है, यहाँ पे एरर इस चीज़ की आ रही है कि यहाँ पे मैंने सेमीकोलन नहीं दिया, ठीक है। तो ये एरर गायब हो गई। तो ध्यान देना जब भी फॉर लूप लिखते हो तो यहाँ पे ध्यान से देखना कि सेमीकोलन लिखा होना चाहिए, ठीक है। सो जैसे ही मैं इस लूप के बाहर चले जाऊँगा एंड इसके बाद मैंने क्या प्रिंट किया भैया, यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे क्या किया, आई की वैल्यू इंक्रीज हो रही, आई की वैल्यू इंक्रीज हो रही, आई मैक्स डाल दिया। तो इसके अंदर मैं क्या कर दूंगा, आई की जो भी वैल्यू है वो मैं एक्स में डाल दूंगा एंड देन लास्ट में क्या कर दूंगा, एक्स को प्रिंट कर दूंगा, मतलब 10 हो जाएगा। सिंपल सीधी सी बात है, ठीक है। तो 9 हो गया। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि मैंने लास्ट में एक्स को इंक्रीज नहीं किया। अब आप लोग बोलेंगे भैया इतना बड़ा पार्ट इसको आपने इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बताया, इसीलिए बताया, अगर मैं यहाँ पे ये ना लिख के सीधा सी आउट आई कर देता तो मेरे को यहाँ पे एक एरर मिलती। वो एरर मिलती कि आई जो है वो यहाँ पे तो डिफाइन है, यहाँ पे तो डिफाइन है बट बाहर नहीं डिफाइन है ना। वो सिर्फ इस बॉडी के अंदर आप आई को एक्सेस कर सकते हो, यहाँ नहीं कर सकते। तो इसके लिए अगर आपको बाहर एक्सेस करना है तो आपको आई ऊपर बनाना पड़ेगा, इंटीजर आई, समझ रहे हो। और आप यहाँ पे लिख सकते हो आई इक्वल एक्स या फिर आई इक्वल 0, ठीक है। इस तरीके से 0 कर लो या गार्बेज वैल्यू, रैंडम वैल्यू, तो उस केस में आप आई को प्रिंट कर सकते हो, क्योंकि आई आपने बाहर डिक्लेयर कर दिया। तो आप फॉर लूप के बाहर आई को ले सकते हो, ज़्यादा दिक्कत ना देके आप सिंपल सीधा लूप समझते हैं, ठीक है। ये तो अपन ने एक बहुत सिंपल चीज़ें समझी। तो अगर आपको कोई भी काम रिपीटेटिवली करना है, जैसे मेरे को प्रिंट करना है कोई नंबर 1 से लेके 5, तो आप ये कर सकते हो सी आउट 1, सी आउट 2, सी आउट 3, सी आउट 4, सी आउट 5, इस तरीके से। या तो आप फॉर लूप की हेल्प से बहुत ही आसान तरीके से लिख सकते हो कि इंटीजर आई है, मेरे को 1 से लेके 5 तक प्रिंट करना है, तो आई लेस देन इक्वल टू 5, और हर बार मैं आई को इंक्रीज़ कर रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, चाह रहा हूँ यार सी आउट करा दूँ आई को। मैंने आपको पहले ये भी बताया इसी लेक्चर के अंदर, कंप्लीट के अंदर, कि अगर आपको बीच में स्पेस प्रिंट करना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। एंड जैसे ही अगर आप सेव करते हो और जैसे ही मैं टर्मिनल को क्लियर करता हूँ और आप कमांड को रन करता हूँ, तो अब देखो 1 2 3 4 5 प्रिंट हो गया। क्लियर है बात। तो ये तो अपन ने किससे कर लिया आई, ये अपन ने किससे कर लिया, फॉर लूप से। अब यही काम अगर आपको वाइल से करना है तो आप कैसे करोगे, ठीक है। तो क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि वाइल लूप भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आप लोग डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह पढ़ोगे तो वहाँ पे लिंक लिस्ट में वाइल बहुत ज़्यादा काम आता है। और बाकी एक बहुत फेमस क्वेश्चन है वो भी मैं बताऊँगा, तो भी आपको तैयार करके रखना है। सो वाइल इंटीजर 5 इंटीजर आई इक्वल टू 1, वाइल के अंदर अपन को कुछ कंडीशन लिखनी पड़ती है और हर बार अपन क्या कर रहे हैं, आई को प्लस प्लस कर रहे हैं। उससे पहले क्या मेरे को प्रिंट भी करना है, तो मैं आई की जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट करूँगा। हो सकता है किसी बच्चे को यहाँ पे जल्दी लग रहा हो जो फर्स्ट टाइम देख रहा हो, बट यकीन मानो भाई ये आपको सीखना है, ठीक है। वाइल आई लेस देन 6, तब तक क्या करो, आई को बढ़ाते चलो और प्रिंट करते चलो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मेरे को रुकना है, ये कंडीशन पे मेरे को रुकना है, ठीक है। अगर मैं
इसको चलाऊँ तो ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 ही प्रिंट हुआ। क्यों भैया ऐसा क्या हुआ? सबसे पहले मैंने आई को 1 दिया, 1 इज़ लेस देन 6 बिल्कुल सही है, सी आउट हो गया आई और स्पेस, आई 1 से बढ़ गया, अब आई की वैल्यू 2 हो गई, 2 लेस देन 6 बिल्कुल सही है, फिर से आई प्रिंट हुआ मतलब 2 प्रिंट हुआ और स्पेस, फिर आई बढ़ गया 3 हो गया, 3 लेस देन 6 बिल्कुल सही है, आई प्रिंट हुआ मतलब 3 प्रिंट हुआ एंड स्पेस प्रिंट हुआ, फिर आई 4 हो गया, 4 लेस देन 6 बिल्कुल सही है, 4 प्रिंट हुआ स्पेस प्रिंट हुआ, आई हो गया 5 लेस देन 6 बिल्कुल सही है, आई प्रिंट हुआ स्पेस प्रिंट हुआ, अब आई बढ़ गया 6, क्या 6 लेस देन 6 है? नहीं है, तो यहाँ पे हो गया भैया स्टॉप हो गया, तो ये पार्ट नहीं चलेगा, सीधा आएगा लाइन नंबर 18 19 और ये ख़त्म। ठीक है, बात क्लियर है? तो इस तरीके से अपन ने वाइल लूप से प्रिंट कर दिया है। तो मोस्टली 2 ही लूप ज़्यादातर यूज़ होते हैं, सबसे ज़्यादातर यूज़ होने वाला लूप है फॉर लूप और वाइल लूप। ठीक है, इसके अलावा एक और लूप है भैया डू वाइल लूप, तो डू वाइल लूप भी यूज़ हो जाता है कई बारी, बट ज़्यादातर टाइम पे डू वाइल लूप यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो डू वाइल लूप मैं बोलूँगा आप लोग थोड़ा सा गूगल करने का ट्राई करो। डू वाइल लूप में कुछ नहीं होता, वैसे मैं बताना चाहूँ तो बता देता हूँ। ठीक है, डू वाइल लूप भी बहुत आसान है। सबसे पहले डू वाइल के अंदर अपने को क्या लिखनी पड़ती है भैया? कंडीशन। ठीक है, जैसी कंडीशन सही है तो बिल्कुल भाई, है ना, वो आपको प्रिंट करके दे देगा। तो जैसे यहाँ पे क्या हुआ था, अपन ने पहले क्या लिखा, सीधा कंडीशन चेक हुई, बट डू वाइल में क्या होगी, कंडीशन चेक नहीं होगी। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत अंतर है डू वाइल और वाइल के अंदर। सो डू वाइल का अगर मैं स्टेटमेंट बता दूं कि किस तरीके से अगर आपको डू वाइल लिखना है, तो सबसे पहले डू के अंदर आप यहाँ पे उसकी बॉडी लिखोगे, देन उसके बाद आप यहाँ पे वाइल लिखोगे, वाइल के अंदर ये कंडीशन। ठीक है, अगर जो कंडीशन ट्रू होती है, अगर जो ये वाली कंडीशन ट्रू होती है ना, तो भैया ये चलता जाएगा। अगर फॉल्स हो जाएगी तो नहीं चलेगा, सिंपल डू वाइल का। बट मोस्टली सबसे ज़्यादा जो लूपिंग चलती है वो फॉर और वाइल लूप चलती है। ठीक है, बात क्लियर होगी? तो मेरे ख्याल से आपको लूप्स वाला पार्ट क्लियर हो गया। ठीक, अब एक बात ध्यान देना, सबसे ज़्यादा बच्चे शुरुआत अगर आप लोग कर रहे हो तो वाइल लूप में बहुत अटकोगे, क्योंकि वाइल लूप इनफाइनाइट लूप होता है। तो ध्यान देना कि वाइल को स्टॉप करने के लिए एक कंडीशन आपको ज़रूरी है लिखनी। जैसे फॉर लूप में आप यहाँ पे लिख लेते हो स्टार्टिंग में, बट वाइल लूप को लिखना यहाँ पे बच्चे भूल जाते हैं, सो इसीलिए इनफाइनाइट लूप हो जाता है। सो मेरा आप लोगों को सबसे बड़ा सजेशन है कि जब भी वाइल लूप का कोड लिख रहे हो तो उसकी स्टॉपिंग कंडीशन हमेशा लिखनी है। ठीक है, एंड दूसरी चीज़ आपको एक क्वेश्चन बहुत अच्छा फेमस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, और विच इज़ डिफरेंस बिटवीन फॉर लूप एंड वाइल लूप। ठीक है, तो ये आपको सर्च करना है गूगल के अंदर, मैं आपको बता देता, बट काम जो है कि आपको भी खुद के अपने एंड से भी प्रैक्टिस करनी है, सो वो आप खुद से करें तो बेहतरीन होगा। ठीक है, तो अपन ने इस सेक्शन के अंदर क्या कवर किया, इस सेक्शन के अंदर अपन ने इफ़ कवर कर लिया, एल्स कर लिया, इफ़ एल्स इफ़ दोनों कर लिया। ठीक है, तो एल्स इफ़ और एल्स दोनों कर लिया, मतलब इफ़ एल्स इफ़ और एल्स कर लिया। देखो सेम आप स्विच भी कर सकते हो, बट स्विच ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, सो इसीलिए ये क्रैश कोर्स है, तो है ना, समझ रहे हो? तो इफ़ एल्स अपन ने समझा दिया, वही ज़्यादातर यूज़ करना है आपको। ठीक, दूसरी चीज़ लूप बता दी, लूप्स में भी अपन ने ज़्यादातर 2 लूप्स देखे अच्छे से, बता तो तीनों ही दिए, बट फॉर लूप देख लिया, वाइल लूप देख लिया और डू वाइल भी देख लिया। बट अपन ने क्या बोला, हमेशा ज़्यादातर यूज़ करो फॉर या वाइल, और वाइल भी हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइल डेटा स्ट्रक्चर्स में आप बहुत सारी जगह पे जब ट्री वगैरह करो या लिंक लिस्ट करोगे तो वाइल ज़्यादा यूज़ होगा एज़ कम्पेयर टू फॉर। ठीक है, क्योंकि वो ईजी पड़ता है। सो वो ईजी क्या पड़ता है, इसीलिए आपको डिफरेंस करके तैयार रखना है। सो आपका जो सेकंड चीज़ जो तैयार करनी है डिफरेंस बिटवीन, वो आपको करना है फॉर का वर्सेस वाइल का। ठीक है, फॉर लूप वर्सेस वाइल लूप का। ठीक, सो बात समझ में आ रही है? तो ये बहुत ज़्यादा फेमस चीज़ें हैं जो कि मैंने डिस्कस करी ट्रू जे के इस वीडियो के अंदर। ओके, सो होप कर रहा हूँ कि सभी ने समझ लिया होगा अच्छे से। एंड इसके जो नेक्स्ट सेगमेंट है फंक्शंस, उसमें देखने वाले हैं अपन बेसिक ऑपरेशंस फंक्शन से रिलेटेड, और देन उसको लगभग कंप्लीट ही करेंगे। ओके, तो अपन ने यार काफ़ी चीज़ें देख ली हैं एंड समझ ली हैं, एंड अपन यहाँ तक आ चुके हैं, और बहुत सारे बच्चे जो यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है यार उनको सच में सीखना है। ठीक है, सो जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है वो टॉपिक अपन कवर करने वाले हैं, विच इज़ फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शंस क्या होते हैं भाई वो देखना ज़रूरी है। तो फंक्शंस है क्या चीज़ वो समझते हैं। ठीक है, मतलब अगर ऐसा कोड लिखा जाए
कि एक जगह पे अपन ने वो कोड लिख लिया, एंड अगर आपको बार बार ऑपरेशंस परफॉर्म वही चीज़ सेम चीज़ आपको करनी है, तो बार बार आप वही लाइन क्यों लिखें, उसकी जगह पे आप ऐसा कोड लिखें जहाँ पे वो स्टोर हो जाए और उसको सिर्फ आप एक लाइन में कॉल करें। तो फंक्शन का काम यही है कि फंक्शन क्या आपको प्रोवाइड करवाता है कि जो रिपीटेबल टास्क है उसको आप एक फंक्शन में डिफाइन कर दें, एंड आप उसको जब भी आपको मन है कि यार आपको वो चीज़ें परफॉर्म करनी है, तो विद द हेल्प ऑफ फंक्शन आप वो ईजिली कर सकते हो एक लाइन के अंदर, डायरेक्ट जब आप फंक्शन कॉल करें तब। ठीक है, तो किसी को समझ में नहीं आया उससे पहले समझा दिया जाता है कि लेट सपोज मैंने एक वैल्यू डाली, एक्स की वैल्यू 5 एंड देन वाई की वैल्यू भी 10 डाल देते हैं। ठीक है, अब मेरे को सम करना है, तो मैं क्या कर दूंगा, सी आउट एक्स प्लस वाई कर दूंगा। अब लेट सपोज मेरे को सम करना है 5 बारी, तो मैं क्या कर दूंगा, इस तरीके से कर दूंगा। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल कोड हो गया। अब लेट सपोज मैंने वैल्यू जो है वो चेंज कर दी एक्स और वाई की, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यूज़र से ले रहा हूँ कि भाई एक्स की वैल्यू डाल दे और वाई की वैल्यू भी डाल दे। अब हर बार यूज़र नहीं डालेगा ना, समझ रहे हो, वो क्या करेगा, एक बार डालेगा और वही सब चीज़ें एक्स और वाई में चली जाएंगी। अब मैं वो नहीं चाह रहा, जैसे फॉर एग्जांपल आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, जैसे मान लो एक्स की वैल्यू 5 है, वाई की वैल्यू 10 है, तो 15 15 15 15 प्रिंट हो गया। ठीक है, तो लाइन गैप दे देते हैं भाई एंड डाल के, जिससे आपको 15 अच्छे से दिख जाए। ओके, जैसे ही मैं सेव करूँगा, प्रिंट करता हूँ, एक्स की वैल्यू 5 डालता हूँ, वाई की वैल्यू 10 डालता हूँ, 15 15 15 दिख गया। अब मैं ये एक्चुअली में नहीं करना चाह रहा था, मैं क्या करना चाह रहा था कि भाई यूज़र दे वैल्यू और ये जो एक्स और वाई है वो भी चेंज होते रहें साथ में साथ। ठीक है, उस केस में मैं ये यूज़ ना करके मैं यूज़ करूँगा फंक्शन का। भले आपको लग रहा हो कि यार एक ही लाइन तो है सी आउट वाली, बट कई बार क्या हो जाता है कि उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, तो मैं एक फंक्शन बना लूँगा जिसका नाम होगा सम। इसके अंदर मैं 2 पैरामीटर पास कर दूंगा, इंटीजर एक्स कॉमा इंटीजर वाई, एंड देन उसके बाद क्या कर दूंगा, मैं जस्ट जो भी वैल्यू होगी सम की उसको प्रिंट कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्स और वाई सम हुए और रिटर्न हो गया। रिटर्न मतलब ऐसा फंक्शन की बॉडी वहाँ पे ख़त्म हो गई। ठीक है, जैसे ये फंक्शन लिखा है सम नामक फंक्शन, सो रिटर्न के बाद आप कुछ भी लिख लो ना, जैसे आपने लिखा सी आउट हेलो, तो कभी भी हेलो प्रिंट नहीं हो पाएगा। ओके, क्योंकि आप रिटर्न कर चुके हो, रिटर्न कर चुके मतलब यहाँ पे आ चुके हो, इसका मतलब है कि आप ये इसके नीचे जितनी भी लाइन लिखी वो एग्जीक्यूट कभी नहीं होंगी। फॉर एग्जांपल अपन ने कॉल किया सम को, सी आउट सम, एंड इसके अंदर वैल्यू पास कर दी एक्स और वाई की। ठीक है, समझाते हैं इसको, सेव करते हैं, सबसे पहले रन करते हैं, एंड ये वेट कर रहा है, एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 10, तो वैल्यू आ गई 15। ध्यान देना, हेलो प्रिंट हुआ क्या, नहीं हुआ। ठीक है, जस्ट सम हुआ। अगर मैं इसकी जगह पे क्या कर दूं, इसकी जगह पे मैं क्या कर दूं, इसको इधर ले आऊं, हेलो को ऊपर कर दूं, एक्स और वाई को नीचे कर दूं, तो इस बार ध्यान से देखना, हेलो प्रिंट होगा एंड देन सम प्रिंट होगा। अगर मैं 5 और 10 डालूं, तो देखो हेलो प्रिंट हुआ और इन दोनों का सम जो था 15 वो प्रिंट हो गया। बात क्लियर है? तो रिटर्न का काम समझ में आया? तो रिटर्न का काम ये है कि बंदा जब भी कोई रिटर्न लिखता है उसके नीचे वाला लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती। ठीक है, तो रिटर्न का काम ये है। ओके, बात समझ में आ रही है? क्योंकि फंक्शन का रिटर्न टाइप इंटीजर दिया था, तो अपने को कोई एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करनी चाहिए थी जो कि 15 है, तो 15 एज ए इंटीजर रिटर्न हो जाएगा। अब ये फंक्शन बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, बट हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपका फंक्शन सिंपल ईजी होगा। ठीक है, सो इसीलिए हमेशा ध्यान दो, जब भी आप फंक्शन बना रहे हो तो आपको कुछ कुछ ध्यान देना है। तो सबसे पहले आपको फंक्शन का सिंटैक्स देखना है, तो सिंटैक्स की बात करी जाए तो सबसे पहले रिटर्न टाइप जो कि लिखिए इंटीजर, देन फंक्शन का नाम fun नेम। ठीक है, देन उसके अंदर पैरामीटर या फिर एज अ आर्ग्यूमेंट जो भी वैल्यू जा रही पैरामीटर कह लो, देन उस फंक्शन की बॉडी लिखी जाएगी। ठीक है, सो इस तरीके से आप फंक्शन को डिफाइन करने वाले हो या डिक्लेयर करने वाले हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो सिंटैक्स क्या होगा फंक्शन का, सबसे पहले रिटर्न टाइप जो कि इंटीजर है, तो ये हो गया रिटर्न टाइप, देन फंक्शन का नाम जो कि सम है, देन उसके अंदर पैरामीटर। अब एक से ज़्यादा पैरामीटर है तो कॉमा दे के सेपरेट कर दिया। ठीक है, जो भी फंक्शन काम करवा रहा है, जैसे फंक्शन के अंदर अपन बता देते हैं सम फंक्शन कॉल्ड, इससे ये पता चला सम नामक फंक्शन कॉल हुआ है
और उसके बाद रिटर्न हो गया। इधर क्या एक्स और वाई गए, देन सम नामक फंक्शन को प्रिंट करना है, अपने को कॉल करना है, और सी आउट में जो वैल्यू सम की वो प्रिंट करनी है। ठीक है, जैसे सेव किया, रन किया, एक्स की वैल्यू डाल दी 5, वाई की डाल दी 10, एंटर किया तो सम फंक्शन कॉल हो गया, इधर से पता चल गया, और एक्स और वाई की वैल्यू जो थी वो रिटर्न हो गई 15। ठीक है, रिटर्न ना करवा के आप सी आउट करा सकते हो। तो जब सी आउट करा रहे हो तो आपको ये पता चला कि कोई रिटर्न वैल्यू नहीं है, तो इसको लिख दो वॉइड। वॉइड नामक फंक्शन है, वॉइड नामक फंक्शन को आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो विदाउट एनी सी आउट स्टेटमेंट। तो आप जैसे ही ये करोगे तो आपका काम हो जाएगा। एंड देन मैं कर लेता हूँ सबसे पहले क्लियर स्क्रीन, क्योंकि कचरा हो गया है। आप ध्यान से देखोगे तो आपको 15 प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 10, तो सम नामक फंक्शन कॉल हो गया। एंड सी आउट किया, इस बार रिटर्न नहीं किया, तो इसीलिए अपन ने वॉइड कर दिया। तो रिटर्न टाइप क्या हो गया, इस बार वॉइड हो गया, क्योंकि अपन कोई रिटर्न नहीं कर रहे। सो आई थिंक ये पार्ट भी आपका क्लियर हो गया। तो फंक्शन को अभी इधर ही छोड़ते हैं। एंड अपन ने ये जो वीडियो बनाई है, इस वीडियो की हेल्प से आपका बेसिक जो पार्ट है वो क्लियर हो गया होगा। सो बेसिक्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे C++ के। ठीक है, तो ये आप पहले कवर करो। एंड कोई बंदा एकदम बिगिनर, एकदम बेसिक से जानना चाह रहा था, तो ये वीडियो उसके लिए बहुत ज़्यादा काम की होगी। या फिर जो कोई फर्स्ट टाइम पढ़ रहा था तो उसके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प कर गई होगी। बट अब आपको एक इंटरमीडिएट मतलब बिगिनर से ज़्यादा, ठीक है, इंटरमीडिएट वाला पार्ट चाहिए CPP का। तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होने वाली है, उसके अंदर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होने वाली है। मतलब उसके अंदर अपन क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि फंक्शन से रिलेटेड होंगे, है ना। तो क्वेश्चंस करेंगे, लूप्स के पार्ट करेंगे, फंक्शंस के पार्ट करेंगे, तो वो होगा। तीसरी चीज़ जिसके अंदर अपन इंटरमीडिएट से एडवांस वाला पार्ट कवर करेंगे, तो इंटरमीडिएट से एडवांस वाला पार्ट कवर करेंगे, जिसके अंदर भाई एक्स्ट्रा जो एडवांस वाली चीज़ें हैं C++ से रिलेटेड, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाला पार्ट है। दूसरी चीज़ क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है, तो ये पार्ट करेंगे एक्सेप्ट DSA। तो DSA छोड़ के करेंगे, ठीक है, अभी DSA नहीं करेंगे, ओके, क्योंकि DSA करने बैठ गए तो भैया बहुत सारी चीज़ें कवर नहीं हो पाएंगी, बहुत बड़ा पार्ट है DSA। तो ये सब CPP स्टैंडर्ड वाइज है, DSA वगैरह नहीं कर रहे तो -DSA कर दिया। ठीक है, समझ में आ रही है। तो ये वीडियो अपनी अब आज की वीडियो कवर हो चुकी है। एंड वीडियो कवर हो गई तो इसका मतलब है कि आपको काम करना है आगे का। ठीक है, तो मेरे एंड से वीडियो मैंने कवर कर दी है। आपको कमांड करनी है लूप्स की, आपको कमांड करनी है फंक्शंस की, फंक्शंस बता दिए कैसे बनाते हैं, सिंटेक्स बता दिया है, सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। तो ये पार्ट अपना कवर हो गया। उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स जितने बताएं वो सब ज़्यादातर यूज़ होते हैं, ठीक है, वो भी कवर कर लिए। तो ऑपरेटर्स वाला पार्ट भी हो गया। तो जो अपना नेक्स्ट पार्ट होने वाला है, जो इंटरमीडिएट पार्ट है CPP का, जिसके अंदर अपन क्वेश्चंस करने वाले ढेर सारे, फंक्शन से रिलेटेड, ठीक है, लूप से रिलेटेड, तो वो आप तैयार रहना। अगर आपका आज वाला पार्ट जो है, इस वीडियो वाला पार्ट क्लियर है तो ही आप ये वाला पार्ट कवर कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। एंड जो नेक्स्ट वाला पार्ट है उसके अंदर तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड देखने वाले हैं, जो कि बहुत बड़े बड़े कोड्स होंगे। वो कोड आपको तभी समझ पाएंगे जब आपने बेसिक वाला जो वीडियो अभी कवर किया है वही अच्छे समझ लिया है, साथ में जो CPP के जो क्वेश्चन होंगे वो समझ लिए हैं। तो तब जाके आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कोड थोड़े बहुत समझ में आने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से करना है, इसीलिए ये वीडियो आपको लिए पहले से ही प्रोवाइड करवा रहे हैं ट्रू इंडिया चैनल के लिए, खासकर आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आई थिंक सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। एंड जिस बच्चे को बेसिक से जाननी थी सारी चीज़ें तो वो क्लियर हो गई होंगी। बाकी जब किसी को ज़्यादा अच्छे से क्लियर नहीं हुआ तो क्वेश्चन जब अपन करेंगे तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। एंड आपके जो भैया हैं वो आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करवाएंगे इसी चैनल के अंदर, ट्रू इंडिया के अंदर। सो इसीलिए कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखो एंड शेयर करके रखो।